एपिसोड 11 से 20। हेलो दोस्तों, हमारा एएम नॉवल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां स्टोरी सुनाई नहीं जाती, महसूस किया जाता है। आपका मन और दिमाग पर छाप छोड़ जाता है। अगर स्टोरी पसंद आया और जो नया हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र एक खूंखार भेड़िए के साथ रिंग में बंद था और वो भेड़िया नरेंद्र को फाड़ डालने के इरादों से लैस उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। भेड़िए को नरेंद्र में किसी भी तरह का देवता दिखना बंद हो गया था। आखिर उसकी रगों में उन्माद पैदा करने वाला ड्रग जो बह रहा था। बात सुन भाई, बात सुन मेरी, आराम से खड़ा हो जा, एक सेकंड। लंबी लंबी सांसें ले। नरेंद्र भेड़िए से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पुकार भेड़िए पर किसी तरह का असर नहीं डाल पा रही थी। लग तो ऐसा रहा था कि नरेंद्र की चलती जुबान भेड़िए का गुस्सा बढ़ा ही रही थी। अबे वो जंगली कुत्ता तो मेरी बात समझ रहा था, तुझे क्या दिक्कत है? नरेंद्र रिंग में इधर से उधर भाग रहा था। भेड़िए के घातक वार से बचने के लिए उसे कई बार रिंग की दीवारों पर चढ़ना पड़ रहा था। उसके पक्ष में बस एक ही बात चाह रही थी कि ड्रग के इन्फ्लुएंस में भेड़िया इतना पागल हो चुका था कि उसके ज्यादातर वार दिशाहीन साबित हो रहे थे। थोड़ी देर की ही बात है, थक के चूर हो जाएगा नरेंद्र, उसके बाद तो भेड़िया निपटा ही देगा साले को। महेश चौहान की बात से सार्थक कुशवाहा पूरी तरह से सहमत था। नरेंद्र और उसकी मौत के बीच कुछ ही पलों का फासला रह गया था। मैं माफी मांगती हूँ नरेंद्र की तरफ से, प्लीज रिंग का दरवाजा खोल के उसे बाहर निकाल लीजिए। नरेंद्र की मौत सामने देख रेवती अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर मिन्नत करने सार्थक कुशवाहा के पास पहुंची। सार्थक के आदेश पर रिंग का दरवाजा खोला जा सकता था, लेकिन वो ऐसा करने के मूड में नहीं था। चौहान और कुशवाहा परिवार की करीबी के किस्से आम थे। रेवती जी, आपके पति ने खुद ही महेश चौहान साहब की शर्त स्वीकार की थी। उन्होंने जंगली कुत्ते को हराया, अब रिंग से एक ही प्राणी जिंदा बाहर आएगा, आपका पति या फिर मेरा भेड़िया। खेल तो अब नहीं रोका जा सकता। सार्थक ने अपने इरादे साफ कर दिए। रेवती पहली बार आयोजन में परिवार का प्रतिनिधित्व करने आई थी। वो दो चीजें खोकर वापस जाने वाली थी, अपना पति और आत्मसम्मान। अच्छा ठीक है, मत सुन मेरी बात। सोच रहा था कि दोनों भाई बातचीत से मसला सुलझा लेंगे, लेकिन तू तो मान ही नहीं रहा। नरेंद्र भागते भागते अचानक से रुक गया। उसके रुक जाने से भेड़िया भी ठिठक के रुक गया। नरेंद्र हाथ जोड़ के एक टांग पर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। लोगों को लगा नरेंद्र खुद को भेड़िए को समर्पित कर रहा है, वो हार मान चुका है। भेड़िए ने भी एक आखिरी वार करने के लिए कुछ कदम पीछे खींचे। वो नरेंद्र की तरफ कूदा तो, लेकिन जाकर जमीन पर गिरा। नरेंद्र अपनी जगह से हट चुका था। अबे ये कैसे हुआ? वो हवा में तैर रहा है क्या? उड़ रहा है यार, सच में। लोगों ने नरेंद्र को उड़ते देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लीं। उसके हाथ अभी भी जुड़े हुए थे, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वो अभी भी एक टांग पे ही खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार हवा में। नरेंद्र के कौशल का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। मैं धरती से आकाश की ओर जा रहा हूँ, हे ईश्वर, मुझे बीच के सभी पड़ावों का मुकाबला करने की शक्ति देना। नरेंद्र मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। उसने आकाश को नमन करके आंखें खोली। आकाश के पार स्वर्ग था, जो कि उसका असली घर भी था। नरेंद्र ने अपने चारों तरफ नजर डाली तो पाया कि सभी लोग भौंचक के उसे ही देख रहे हैं। भेड़िया ऊपर की तरफ कूदकर उस पर झपट्टा मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नरेंद्र भेड़िए से सुरक्षित दूरी पर उड़ रहा था। तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक देवता के हाथों मारे जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चिंता मत करो, मरने के बाद तुम सीधा स्वर्ग जाओगे, नरेंद्र ने भेड़िए को सांत्वना देते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि भेड़िया भी उसकी बात समझ रहा था। उस पर ड्रग का प्रभाव क्षीण होने लगा था। नरेंद्र थोड़ा नीचे आया और उसने अपनी तलवार से भेड़िए का सिर धड़ से अलग कर दिया। नरेंद्र सबसे खतरनाक जंगली जानवर को अपना गुलाम बना चुका था। लोग अभी भी हैरानी से भरे हुए थे, वो सच में उड़ा था क्या? महेश चौहान ने सार्थक कुशवाहा से पूछा, जिसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अब रिंग में उतरने की बारी उसके परिवार की थी। नरेंद्र को चुनौती देने के लिए आखिरी साल के विजेता कुशवाहा परिवार की ओर से अनमोल कुशवाहा रिंग में उतरेंगे। अनमोल को विजयी होने के लिए एक से अधिक भेड़ियों को गुलाम बनाना होगा। अनाउंसर ने जैसे ही घोषणा की, वैसे ही सार्थक कुशवाहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अच्छे से पता था कि उसके बेटे अनमोल में मरे हुए भेड़िए को भी गुलाम बनाने की क्षमता नहीं थी। हम अगर इस प्रतियोगिता में भी विजयी नहीं हुए तो राज्य में हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। कुशवाहा परिवार जंगली जानवरों का संरक्षक था। उन्हें आज तक नरेंद्र जैसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा था। चिंता मत करिए पिताजी, मैं परिवार की इज्जत पर आंच भी नहीं आने दूंगा। अनमोल ने सार्थक को ढांढस बंधाने की कोशिश की। रात की शराब तो उतरी नहीं है तेरी, अभी दो भेड़ियों का सामना तो क्या ही करेगा तू? सार्थक ने अनमोल को झिड़कते हुए कहा। आप तो हमेशा ही मुझे कम करके आंकते हो, अभी 2 मिनट में आपको गलत साबित करके आता हूँ। अनमोल का आत्मविश्वास चरम पर था। इसी आत्मविश्वास पर सवार होकर वो रिंग में उतर गया। शाहीन के साथ दो भेड़िए रिंग में घुसे। उनको देख के ही अनमोल की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। अभी शाहीन भेड़ियों की जंजीरें खोल भी नहीं पाया था। अनमोल रिंग के दरवाजे की ओर सिर पर पैर रख के भागा। खोलो इसे यार, बहुत खतरनाक है ये, मुझे नहीं लड़ना किसी से, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अनमोल ने बिना लड़े ही चड्डी गीली कर दी थी। आपके डरपोक बेटे के लिए खेल रोका जा सकता है क्या?
रेवती सार्थक पर भरी बैठी थी। उसने ऊहापोह में फंसे हुए सार्थक पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया था। कुशवाहा परिवार कभी हार नहीं मानता, मैं खुद रिंग में उतरूंगा। सार्थक ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन नियमों के मुताबिक जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई रिंग से बाहर नहीं आ सकता। या तो तुम्हारे बेटे को भेड़ियों से लड़ना होगा या फिर तुम्हारे परिवार को हार स्वीकार करनी होगी। रेवती पीछे हटने वाली नहीं थी। लोग उसके पक्ष में आने लगे थे। हार स्वीकार करो कुशवाहा। नरेंद्र ने नारा लगाना शुरू कर दिया, हार स्वीकार करो अनमोल कुशवाहा, हार स्वीकार करो सार्थक कुशवाहा, हार स्वीकार कर कुशवाहे। रिंग के आसपास मौजूद लोगों के शोर ने सार्थक के कान फोड़ डाले थे। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। मैं कुशवाहा परिवार की ओर से हार स्वीकार करता हूँ। मेरे बेटे को रिंग से बाहर निकाला जाए। ऐसा बोलते हुए सार्थक के होंठ कांप रहे थे। कुशवाहा परिवार हार स्वीकार करता है। पहली बार हमको इस प्रतियोगिता में एक नया विजेता मिला है। सिंघल परिवार, एक बार जोर से तालियां बजा के नरेंद्र सिंघल का स्वागत कीजिए। मैं जम्बू राज्य के महाराज से निवेदन करता हूं कि वे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर नरेंद्र को सम्मानित करें। अनाउंसर ने घोषणा की। नरेंद्र अपनी जगह खड़ा होकर नाचने लगा। उसने इतिहास रच दिया था। जंगली जानवरों की प्रतियोगिता में उसने कुशवाहा परिवार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जीत के उन्माद में शायद उसे ये एहसास नहीं हुआ था कि उसने राज्य के 2 सबसे रसूखदार परिवारों को अपने परिवार के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया था। नरेंद्र अभी भी झगड़ा खत्म करने के मूड में नहीं था। उसे एहसास था कि रिंग के अंदर उसे मारने की कोशिश की गई थी, वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि पालतू जानवर की तरह व्यवहार कर रहा एक भेड़िया अचानक से इतना खूंखार हो जाए कि नरेंद्र को खाने को ही दौड़ पड़े। मुझे शक है कि भेड़िए को कुछ ऐसा दिया गया था जिससे कि उसके अंदर गुस्सा पैदा हो सके। मैं चाहता हूँ भेड़िए की जाँच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नरेंद्र ने महेश और सार्थक को चुनौती देते हुए कहा, हम जंगली जानवरों के संरक्षक हैं। हमारे परिवार के पूरे इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने इस प्रतियोगिता में किसी तरह की बेईमानी की हो। बेफिजूल की बात करके लोगों का ध्यान मत भटकाओ। सार्थक ने तुरंत बात दबाने की कोशिश की। महेश चौहान का तो गला ही सूखा जा रहा था। उसने ही तो शाहीन को वो ड्रग दिया था जो भेड़िए को इंजेक्ट किया गया था। ये चौहान और कुशवाहा तो जांच कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। हमें कोई और तरीका निकालना होगा। रेवती नरेंद्र से बोली। उसे पता था कि जंगली जानवरों के मामले में कुशवाहा परिवार का फैसला अंतिम माना जाता है, क्योंकि वही उनकी पूरी देखभाल भी करते हैं। वो दौड़ती हुई सीधा राजा के पास गई। महाराज, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप तो न्याय की मूर्ति हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। हम तो बस इतनी ही मांग कर रहे हैं कि भेड़िए की जांच करा ली जाए ताकि चीजें साफ हो सकें। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो किसी को घबराने की क्या ही जरूरत है। रेवती ने इतना ड्रामा तो कर ही दिया था कि राजा को उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़े। सार्थक कुशवाहा, आखिर जांच कराने में क्या ही आपत्ति है? अगर इससे लोगों की शंकाएं मिटती हैं तो ये तो तुम्हारे परिवार के लिए भी अच्छा ही है ना? राजा सार्थक से बोला। ठीक कह रहे हैं महाराज। राजा की बात काटने की हिम्मत सार्थक में नहीं थी। तुरंत ब्रह्मानंद केंद्र से वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को बुलाया जाए और भेड़िए की जांच कराई जाए। राजा ने आदेश दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मुझे पूरा विश्वास था कि आप न्याय जरूर करेंगे। रेवती ने राजा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उसने टेढ़ी नजरों से सार्थक और महेश को देखा तो पाया कि उनकी टांगें कांप रही हैं। रेवती नरेंद्र को देखकर मुस्करा दी। अंडस्को, आयुर्वेदाचार्य अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था। शाहीन मरे हुए भेड़िए को बाहर लाया। नहीं, ये वो भेड़िया नहीं है जिसे मैंने मारा था। इसे अभी थोड़ी देर पहले मारा गया है। देखिए, अभी तो इसका घाव भी नहीं सूखा है। नरेंद्र भेड़िए को देखते ही चिल्लाने लगा। नहीं नरेंद्र जी, वही भेड़िया है ये। शाहीन ने धीमी सी आवाज में कहा। अच्छा, सच में? नरेंद्र को गुस्सा आने लगा था। वो शाहीन का हाथ पकड़ के रिंग के पीछे ले गया जहां सब जंगली जानवर रखे जाते थे। वहां एक और मरा भेड़िया पड़ा हुआ था। तो ये क्या है? नरेंद्र ने शाहीन से पूछा। शाहीन ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बस रोना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था कि उसका लालच उस पर भारी पड़ चुका है। ये लीजिए असली भेड़िया आयुर्वेदाचार्य जी, इसकी जांच करिए। नरेंद्र असली भेड़िए को लेकर बाहर आ गया था। बिल्कुल, कुछ मिनटों का समय दीजिए, आयुर्वेदाचार्य ने नरेंद्र से कहा और अपनी टीम को जांच शुरू करने के लिए निर्देश देने लगा। उसकी टीम के सदस्यों ने भेड़िए की चीर-फाड़ करनी शुरू कर दी जिससे कि वो सच तक पहुंच सकें। वहां मौजूद सभी लोगों के लिए ये पल भारी साबित हो रहे थे। सार्थक और महेश को एहसास हो चुका था कि राजा की मौजूदगी में उनकी पोल खुलने वाली है। शाहीन तो लगभग बेहोश ही होने वाला था। देख रही हो उसके खून का रंग कैसा काला पड़ा हुआ है? नरेंद्र ने रेवती से बोला। उसे पूरा विश्वास था कि भेड़िए में किसी तरह की मिलावट तो पक्का की गई थी। हाँ आयुर्वेदाचार्य जी, क्या नतीजा निकला फिर जांच का? राजा का धैर्य भी अब जवाब दे रहा था। महाराज, मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये गुस्ताखी किसने की है, लेकिन हमने भेड़िए के रक्त में ऐसा ड्रग पाया है जो उसे 1000 गुना ज्यादा हिंसक बना सकता है। आयुर्वेदाचार्य ने साफ साफ अपनी बात रखी। क्यों दुष्ट, तूने क्यों किया ऐसा? राजा शाहीन से मुखातिब हुआ। गलती हो गई महाराज। शाहीन ने अपनी गलती तो मान ली, लेकिन महेश के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला। महेश की जान में जान आई। महाराज, इस बेचारे की मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है?
इससे पूछिए, इसे ऐसा करने के लिए कहा किसने था? नरेंद्र को पता था कि शाहीन के पास आदेश ऊपर से आया था। नरेंद्र जी ने मेरे मालिक सार्थक कुशवाहा की बेइज्जती की थी। वो देखकर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने भेड़िए में ड्रग इंजेक्ट कर दिया। इसमें मेरे अलावा कोई शामिल नहीं था महाराज। शाहीन ने अभी भी पूरा सच नहीं बताया। अपने मालिक को बचाने के लिए वो खुद कुर्बान होने के लिए तैयार था। बचपन से उसे इस बात की ही ट्रेनिंग दी गई थी। इसे जीवन भर के लिए कारागार में डाल दो। राजा आदेश देकर वहां से चला गया। सार्थक और महेश मन ही मन शाहीन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। नरेंद्र और रेवती के मन में टीस रह गई थी। वो असली गुनहगार तक पहुंचने में नाकाम हो गए थे। एक दिन इन सब के पत्ते जरूर खोलूंगा, नरेंद्र ने शपथ ली। अंडस्को 1 महीना काफ़ी रहेगा हमारे लिए, उसके बाद ये नरेंद्र चाहे जिए चाहे मरे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आयुर्वेदाचार्य अपने शिष्य से बोला। रुको, मैं ज़रा उससे बात करके आता हूँ। इतना कहकर वो नरेंद्र की तरफ जाने लगा। अरे नरेंद्र जी, आपको भी कुछ घाव आए हैं? ब्रह्मानंद केंद्र चलते तो मैं आपका इलाज कर देता। आयुर्वेदाचार्य नरेंद्र से बोला। तुम बिना स्वार्थ के किसी का भला तो करते नहीं, असली मकसद बताओ तो चलूंगा। नरेंद्र आश्चर्य में था कि उसको मारने का प्रयास कर चुका एक व्यक्ति आखिर उसके घावों के लिए इतना चिंतित कैसे हो गया। क्या नरेंद्र सार्थक और महेश का पर्दाफाश कर पाएगा? आखिर आयुर्वेदाचार्य के मन में क्या चल रहा था? नरेंद्र को 1 महीने तक सुरक्षित रखना क्यों जरूरी था? जानने के लिए सुनते रहिए। आयुर्वेदाचार्य नरेंद्र को लेकर ब्रह्मानंद केंद्र पहुंच चुका था। रेवती भी उनके साथ थी। आयुर्वेदाचार्य ने नरेंद्र का उपचार करना शुरू कर दिया। आपकी बात सही थी, मैं बिना स्वार्थ के शायद कोई काम नहीं करता। बात यह है कि मुझे और केंद्र को औषधियां बनाने में आपकी मदद चाहिए। आयुर्वेदाचार्य ने नरेंद्र के घावों पर मलहम लगाते हुए कहा। जैसे जैसे आयुर्वेदाचार्य मलहम लगाता जा रहा था वैसे वैसे नरेंद्र के घाव गायब होते जा रहे थे। ये घाव गायब कैसे होते जा रहे हैं? रेवती ने आश्चर्य से आयुर्वेदाचार्य से पूछा। नरेंद्र ने जो मंत्र हमें दिया था वो अकेला मंत्र नहीं था, बल्कि उसके साथ मंत्रों की एक श्रृंखला जुड़ी हुई थी। उनमें से ही एक मंत्र से हमने ये औषधि तैयार की है जिससे शरीर के घाव तुरंत गायब हो जाते हैं। अगर नरेंद्र दिमाग पर जोर डाले तो वो और भी मंत्रों को याद करके औषधियां बनाने में हमारी मदद कर सकता है। ऐसा कहते हुए आयुर्वेदाचार्य की आंखें चमक रही थीं। अगर मेरे पास इतनी शक्तियां हैं तो मुझे अपने मंत्रों को बड़ा सोच समझ के किसी और से साझा करना चाहिए। नरेंद्र को खुद के महत्वपूर्ण होने पर बड़ा गर्व हो रहा था। आप केंद्र के साथ मंत्रों को साझा करेंगे तो इससे पूरे राज्य की जनता का भला होगा। आयुर्वेदाचार्य चाहता है कि नरेंद्र बिना झिझक के उसके साथ मंत्र शेयर करता जाए। नरेंद्र उसके इरादे तुरंत भांप गया। उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। राज्य की जनता का भला होगा या आपका भला होगा? नरेंद्र ने आयुर्वेदाचार्य से पूछा। आयुर्वेदाचार्य नरेंद्र का प्रश्न सुनकर झेप गया था। उसने नरेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं मंत्रों का प्रयोग करके खुद ही औषधियां बनाऊंगा। केंद्र चाहे तो उन औषधियों को बेच सकता है और हम 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं। नरेंद्र ने आयुर्वेदाचार्य के सामने शर्त रखी। लेकिन आपके पास तो आयुर्वेद की ट्रेनिंग नहीं है। आयुर्वेदाचार्य को लगा था कि नरेंद्र को उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही, हमें सब आता है। नरेंद्र गर्व से बोला। आयुर्वेदाचार्य के पास नरेंद्र की शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। नरेंद्र और रेवती घर को निकल गए। अंडस्को कहाँ सोचा था कि 1 महीने में सारे मंत्र जान लेंगे। उसके बाद ये नरेंद्र चाहे जिए चाहे मरे, हमें क्या ही फर्क पड़ता है? ब्रह्मानंद केंद्र का अध्यक्ष राजपाल आयुर्वेदाचार्य से बोल रहा है कि खुद ही औषधि बनाएगा, हम चाहें तो बेच सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य की बात सुनकर राजपाल को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। बहुत चालाक समझता है खुद को। राजपाल समझ चुका था कि नरेंद्र उनकी बातों में नहीं आने वाला है। राजपाल जी, हम उसे सारी औषधियों में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करने दे सकते। इस तरह से केंद्र का बहुत नुकसान होगा। साथ ही साथ नरेंद्र कुछ दिनों में बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। उसके साथ साथ उसके परिवार का भी रुतबा बढ़ेगा। किसी परिवार का रुतबा ब्रह्मानंद केंद्र से ज्यादा हो ये तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आयुर्वेदाचार्य की बातों से साफ था कि ब्रह्मानंद केंद्र नरेंद्र और उसके परिवार के बढ़ते प्रभाव से काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहा था। तो हम कर भी क्या सकते हैं? बैठ के तमाशा देखने के अलावा राजपाल तो मानो उम्मीद ही छोड़ चुका था। क्या हमें शासन प्रशासन की मदद लेनी चाहिए? आयुर्वेदाचार्य की बात सुनकर राजपाल के कान खड़े हो गए। कहना क्या चाहते हो? राजा के पास चलें। राजपाल ने आयुर्वेदाचार्य को बातें साफ करने के लिए कहा। राजा के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहर के जागीरदार जोरावर सिंह के पास तो चल ही सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य ने सुझाव दिया। वो तो जरूर मदद कर सकता है हमारी। राजपाल को आयुर्वेदाचार्य का सुझाव काफी पसंद आया। वो दोनों तुरंत ही जोरावर सिंह से मिलने के लिए निकल पड़े। अंडस्को चौहान और कुशवाहा दोनों में से कोई भी शांत नहीं बैठेगा। हमें उनके हर तरह के हमलों के लिए तैयार रहना होगा। वो हमारे व्यापार को तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे ही। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर वो हमारे परिवार के सदस्यों को डरा धमका के फायदा उठाने की कोशिश करें। हमें घर और कारखाने की सुरक्षा बढ़ानी होगी। नरेंद्र को भी अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना होगा। हथियारों और बॉडीगार्ड्स के बिना कभी भी बाहर मत जाना।
पुरुषोत्तम ने रेवती और नरेंद्र को निर्देश देते हुए कहा। वे नरेंद्र की कुशवाहा परिवार पर जीत से खुश तो थे, लेकिन उन्हें साफ साफ ये भी समझ आ रहा था कि नरेंद्र की सफलता के फलस्वरूप सिंघल परिवार कई प्रभावशाली लोगों के निशाने पर आ गया था। अरे पिताजी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कारखाने और घर की सुरक्षा तो बढ़ा ही देते हैं, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा खुद ही कर लूँगा। नरेंद्र को अपनी आज़ादी में किसी तरह की बाधा पसंद नहीं थी। बॉडीगार्ड्स के बारे में सोचकर ही उसकी सांसें फूल रही थीं। पिताजी जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मानी गई तो हम सब जल्द ही बर्बाद हो जाएंगे, रेवती ने नरेंद्र को घूरते हुए कहा। नरेंद्र उससे नज़रें मिलाने से डर रहा था। ठीक है, नरेंद्र के मुंह से निकल गया। अंडस्को अगले दिन जब नरेंद्र युद्ध कौशल का अभ्यास करने निकला तो घर के बाहर 2 बॉडीगार्ड्स उसका इंतजार कर रहे थे। नरेंद्र उन दोनों विशालकाय आदमियों के सामने एक बच्चा सा लग रहा था। तुम दोनों मुझे गोद में उठा के ले चलोगे क्या? नरेंद्र ने मस्खरी करने की कोशिश की तो उसे बदले में बस गंभीरता मिली। नरेंद्र बॉडीगार्ड्स के साथ उस झोपड़ी के पास पहुंचा जहां पर वो युद्ध कौशल का अभ्यास किया करता था। अंदर नहीं आएगा तुम में से कोई भी, बॉडीगार्ड्स को सख्त निर्देश देके वो झोपड़ी के अंदर चला गया। नरेंद्र ये समझ चुका था कि वो शून्य से प्रथम के स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि वो बहुत आसानी से जमीन के कुछ इंच ऊपर हवा में तैर सक रहा था। भेड़िए से लड़ाई के दौरान जो हुआ था वो मात्र एक संयोग नहीं था। उसे पता था कि उसे धैर्य रखना होगा। अभ्यास करते करते एक दिन वो आकाश के पास पहुंच जाएगा, और एक दिन आकाश के पार जाने के बाद ही उसे पता चलेगा कि आखिर उसका अमृत कलश किसने चुराया था। एक बात जिसकी उसे अभी तक बिल्कुल भी भनक नहीं था कि जब वो अपनी झोपड़ी के अंदर अभ्यास करता है तो उसका असर उसके शहर के मौसम पर भी पड़ता है। बाहर बेमौसम बरसात होनी शुरू हो गई थी। अंडस्को आजकल शहर में अचानक ही मौसम बदल जाता है। आयुर्वेदाचार्य और राज्यपाल जोरावर सिंह के पास बैठे हुए थे। आपको मिलने का समय इसलिए नहीं दिया गया है कि आप मौसम का हाल बता के मेरा समय खराब करें, मुझे 75 और भी काम करने होते हैं। जोरावर शहर का जागीरदार था। वो बहुत ही सख्त मिजाज इंसान था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि कोई उसका समय बर्बाद करे। वो खुद को जम्बू राज्य के महाराजा से कम ताकतवर नहीं समझता था। वो अपना शासन तलवारों के दम पर चलाता था। उसके पास लड़कों की एक अच्छी खासी सेना थी। लोग कहते थे कि राजा भी जोरावर के मामलों में दखल नहीं दिया करता था। इसके बदले में जोरावर शहर के लोगों से मोटा टैक्स इकट्ठा करके राजकोष भरा करता था। वो जोरावर जी, बात यह है कि आपने शायद नरेंद्र सिंघल के बारे में सुना ही होगा। राज्यपाल को जोरावर से बात करने में हिचक हो रही थी। बहुत कुछ सुना है हाल फिलहाल में। नरेंद्र की कीर्ति जोरावर तक पहुंच गई थी, जो कि अपने आप में कुछ खास अच्छी बात नहीं थी। उसके पास कुछ मंत्रों की शक्ति है जिससे हम कई तरह की औषधियां बना सकते हैं। कुछ औषधियां तो इतनी शक्तिशाली होंगी कि शरीर के घावों को पलों में ठीक कर देंगी। आयुर्वेदाचार्य ने राज्यपाल की बात पूरी की। पलों में? तुम या तो खुद गधे हो या फिर मुझे गधा समझते हो, जोरावर का धैर्य अभी से जवाब दे रहा था। नहीं जागीरदार जी, ऐसा सोचने की गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? आयुर्वेदाचार्य ने जोरावर के सामने हाथ जोड़ लिए थे। हमारी बात पर विश्वास करिए जागीरदार जी, अगर नरेंद्र हमें मंत्र देने के लिए तैयार हो जाए तो आपके जितने भी लड़के हैं उनका इलाज चंद पलों में हो जाया करेगा। राज्यपाल ने जोरावर को लालच देने की कोशिश की। तो समस्या क्या आ रही है? ले लो जाके उससे मंत्र। जोरावर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सी बात के लिए ये दोनों उसके पास क्यों चले आए थे। वो नरेंद्र खुद को बहुत चालाक समझता है। वो किसी को मंत्र देने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि खुद ही सारी औषधियां बनाएगा। आयुर्वेदाचार्य ने जोरावर को समझाने की कोशिश की। तो बनाने दो उसे, खरीद लेना उससे। राजपाल को समझ आ गया था कि जोरावर भले ही एक शक्तिशाली आदमी हो, लेकिन है वो एक मोटी बुद्धि का इंसान ही। अगर हम बस उसे ही औषधियां बनाने देंगे तो बहुत कम औषधियों का प्रोडक्शन हो पाएगा। उतनी औषधियां हमारे शहर के लिए ही पर्याप्त नहीं होंगी। राज्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। राजपाल को लगा कि फाइनली वो शायद जोरावर को समझाने में कामयाब हो ही गया है। अगर तुम लोगों की बात सही निकली तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली और मेरा समय व्यर्थ हुआ तो तुम्हारी हड्डियां जरूर तोड़ दूंगा। तैयार हो ना? जोरावर ने आयुर्वेदाचार्य और राज्यपाल को लगभग धमकाते हुए कहा। हम किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। आप बस नरेंद्र को अपने ऑफिस में बुला लीजिए। अकेले बुलाएगा उसे? राज्यपाल ने अपनी बात खत्म की। अंडस्को मुझे जागीरदार के यहाँ से बुलावा आया है, वो भी मुझे अकेले बुलाया है। नरेंद्र जोरावर के निमंत्रण से हैरान था। उसने ये बात रेवती से साझा की। जैसे ही उसे लगता है कि किसी परिवार के पास पैसा बढ़ रहा है, वो उसे बुलावा भेज देता है। उसे मोटा टैक्स जो वसूलना होता है। रेवती भी जोरावर के सच्चे इरादे को भांपने में असफल हो गई थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, रेवती ने नरेंद्र से कहा। वो नरेंद्र को अकेले भेजने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। नरेंद्र, रेवती और उनके बॉडीगार्ड्स जागीरदार के ऑफिस जाने के लिए निकले। तुम सब बाहर ही रुक जाओ, वो अकेला अंदर जाएगा। रेवती और बॉडीगार्ड्स को ऑफिस के बाहर ही रुकने के लिए कहा गया। परिवार का व्यापार मैं संभालती हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। रेवती ने जागीरदार के ऑफिस के बाहर खड़े लड़कों को समझाने की कोशिश की। ये मीटिंग तुम्हारे व्यापार के बारे में नहीं है, यहीं इंतजार करो चुपचाप। रेवती के कानों में लड़कों की गरजती हुई आवाज गूंजी। व्यापार के बारे में नहीं है तो किस बारे में है? रेवती आश्चर्य से भर गई थी। अरे तुम रुको ना, इधर ही, मैं जोरावर से मिल के आया। इसके पहले लड़कों को गुस्सा आए।
नरेंद्र ने रेवती को उस पर भरोसा रखने के लिए कहा। नरेंद्र अकेला ही अंदर चला गया। क्या वो अनजाने में शेर की मांद में घुस गया था? क्या तुम्हारे पास कोई मंत्र है जो राज्य के काम आ सकते हैं? नरेंद्र के घुसते ही जोरावर ने सीधा सवाल दागा। जोरावर ऑफिस में अकेला ही बैठा हुआ था। अरे जागीरदार जी, मंत्र? कैसे मंत्र? मुझे कुछ समझ नहीं आया। नरेंद्र ने अनजान बनने की कोशिश की। जोरावर ने ब्रह्मानंद केंद्र से आई हुई औषधियां नरेंद्र के सामने रख दी। ब्रह्मानंद केंद्र तुम्हें इन औषधियों से हुए प्रॉफिट में हिस्सा क्यों दे रहा है? जोरावर नरेंद्र को घूरे जा रहा था। नरेंद्र को अभी भी भरोसा था कि वो बात संभाल सकता है। वो जोरावर जी, मैंने आयुर्वेद के एक पुराने ग्रंथ में एक मंत्र पढ़ा था जो कि मैंने केंद्र से साझा किया, इस वजह से मुझे प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। नरेंद्र समझ नहीं पाया कि उसने बात संभाल ली है या और भी ज्यादा बिगाड़ दी है। जोरावर शांत हो चुका था। तुम या तो खुद गधे हो या फिर मुझे गधा समझते हो। जोरावर ने ये बात बहुत ही गुस्से में नरेंद्र से कही थी। नरेंद्र को समझ आ गया था कि उसने बात बिगाड़ ली है। आयुर्वेदाचार्य और राजपाल ने जोरावर के कान भर दिए हैं। जोरावर नरेंद्र पर विश्वास करने के मूड में कभी था ही नहीं। तुझे पता है ना कि जो लोग झूठ बोलकर मेरा समय खराब करते हैं मैं उनके साथ क्या करता हूँ? जोरावर ने दोबारा से नरेंद्र को घूरना शुरू कर दिया था। अबे सुन जागीरदार। नरेंद्र आराम से कुर्सी पर बैठ गया। जोरावर को भरोसा नहीं हो रहा था कि नरेंद्र ने उससे इतनी बदतमीजी से बात की है। तू जो करता होगा वो करता होगा। अगर मेरे साथ कुछ किया तो तेरी मंत्र पाने की सारी इच्छा नाली में चली जाएगी, क्योंकि जो कुछ है मेरे पास है वो यहाँ पर कैद है। नरेंद्र ने अपने दिमाग की ओर इशारा करते हुए कहा। भाड़ में जाएं तेरे सारे मंत्र, लेकिन मुझसे बदतमीजी से कोई बात नहीं कर सकता। इसको ले जाओ फांसी घर और तब तक लटकाओ जब तक इसकी सांसें चलनी बंद ना हो जाए। जोरावर हाथ के हाथ फैसले करने के लिए मशहूर था। उसकी चीख सुनकर उसके लड़के अंदर आ गए थे। उन्होंने जबरदस्ती नरेंद्र को कुर्सी से उठाया और उसे घसीटते हुए फांसी घर की ओर ले जाने लगे, जो कि जोरावर के ऑफिस के पीछे ही बना हुआ था। मौत के इतने करीब होने के बाद भी नरेंद्र जोरावर को देख के मुस्कराए जा रहा था। क्या जोरावर को गुस्सा दिला के नरेंद्र ने अपने जीवन की आखिरी गलती कर दी थी? क्या रेवती नरेंद्र के साथ हो रहे बर्ताव से पूरी तरह से अनजान थी? जानने के लिए सुनते रहिए। जोरावर के लड़के नरेंद्र को घसीटते हुए फांसी घर तक ले जा रहे थे। रेवती जागीरदार के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी और उसे इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। अभी से मर गया है क्या? एक लड़का नरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए बोला। लड़के नरेंद्र को घसीट रहे थे लेकिन नरेंद्र पूरी तरह से शांत था। वो उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा था। डर के मारे सांप सूंघ गया है साले को। नरेंद्र ने लड़कों को इग्नोर किया। कुछ ही देर में लड़के नरेंद्र को लेकर फांसी घर पहुंच चुके थे। लगता है काफी प्रयोग में लाया जाता है ये फांसी घर। नरेंद्र ने फांसी घर को देखते हुए कमेंट किया। फांसी घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां हर दूसरे दिन किसी को फांसी दी जाती है। आए दिन तेरे जैसे उल्लू के पट्टे जागीरदार साहब का दिमाग खराब करने आ ही जाते हैं। इस वजह से मुझे काफी काम करना पड़ता है। जल्लाद काला कपड़ा लेकर नरेंद्र के पास आया। नरेंद्र ने काला कपड़ा ऐसे पहना मानो उसे कोई मेडल पहना रहा हो। जल्दी से मेरे हाथ भी रस्सी से बांध दो। नरेंद्र पता नहीं मरने की हड़बड़ी में क्यों था। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? जल्लाद को उसकी उत्सुकता पर हंसी आ रही थी। उसने नरेंद्र के हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए। चल भाई, तुझे जल्दी ही लटका देता हूँ। जल्लाद नरेंद्र को फांसी के तख्ते के पास ले गया। देखना फंदा मजबूत हो, कहीं टूट ही ना जाए। नरेंद्र की बातें जल्लाद को आश्चर्य में डाल रही थीं। आज तक जो भी कोई इस फांसी घर में आया था वो रोते पीटते हुए ही आया था। नरेंद्र पहला ऐसा वीरला था जो अपनी मौत सामने देखकर खुश था। जल्लाद ने फंदे की मजबूती का परीक्षण किया और नरेंद्र के पास आया। नरेंद्र गाना गा रहा था। जल्लाद ने फंदा नरेंद्र के गले में डाल दिया। दिमाग फिर गया है शायद साले का। जल्लाद बुदा रहा था। वो लीवर खींचने ही वाला था कि नरेंद्र बोल पड़ा। मेरी एक आखिरी इच्छा है। जल्लाद के हाथ रुक गए। हाँ बोल, जल्लाद ने नरेंद्र से पूछा। बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। मंजूर? नरेंद्र बच्चों सा चहक रहा था। तू क्या ही करके दिखाना चाहता है बे? हाथ तेरे बंधे हुए हैं, आंख में तेरे कपड़ा डला हुआ है, फांसी के तख्ते पे तू खड़ा हुआ है। जल्लाद को पक्का भरोसा हो गया था कि नरेंद्र अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। मैं नाच के दिखाना चाहता हूँ। नरेंद्र ने इतना कह के हवा में एक छलांग लगाई और जल्लाद के मुंह पर एक जोर की लात मारी। जल्लाद लीवर के पास जाके गिरा। फांसी घर के अंदर पहरा दे रहे जोरावर के लड़के इस अचानक हुई हरकत से हक्के बक्के रह गए। डरने की जरूरत नहीं है, उसकी आंखें बंद हैं, पास जाके रोको उसको। मुख्य लड़के ने बाकियों को आदेश दिया। लड़के नरेंद्र के पास गए तो सही, लेकिन नरेंद्र ने बंद आंखों और बंधे हुए हाथों से ऐसी धुनाई की कि मुख्य लड़का दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो गया। सारे लड़के एक एक करके जमीन चाट रहे थे। सबकी पिटाई करने के बाद नरेंद्र मुख्य लड़के के पास आया। पिटने के बाद मेरे हाथ खोलेगा या पिटने से पहले? नरेंद्र ने उससे सीधा प्रश्न पूछा। ना पीटने का वादा करो तभी खोलूंगा। मुख्य लड़के के होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से नरेंद्र के हाथ खोल दिए। नरेंद्र ने अपनी आंखों से काला कपड़ा हटा दिया। जोरावर के सारे लड़के जमीन पर पड़े कराह रहे थे। तूने चड्डी गीली कर दी क्या? नरेंद्र मुख्य लड़के को देख के बोला। चल कोई बात नहीं, आ मालिक से मिलने चलते हैं। नरेंद्र मुख्य लड़के को लेके जोरावर के पास गया।
जोरावर नरेंद्र को जिंदा देख के दंग रह गया। बात बात में लोगों को फांसी देने का बड़ा शौक है न तुझे? नरेंद्र फिर सीधे जाके जोरावर के सामने पड़ी कुर्सी पर जाके जम गया। ये अभी तक जिंदा कैसे है? जोरावर ने मुख्य लड़के से पूछा। उसका पारा चढ़ रहा था। पहली बार उसके फांसी घर से कोई जिंदा वापस आया था। जागीरदार जी, इसने सारे लड़कों को जख्मी कर दिया है। जल्लाद भी बेहोश पड़ा हुआ है अभी तक। मुख्य लड़का जोरावर से बोला। एक अकेला तुम सब पर भारी पड़ गया। जोरावर की बात का लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। आज चल, तेरा फेवरेट खेल तेरे साथ खेलता हूँ। इतना कहकर नरेंद्र कुर्सी से उठ गया। उसने जोरावर को बांह से पकड़ा और घसीटते हुए फांसी घर की ओर ले जाने लगा, जैसे जोरावर के आदमी कुछ पल पहले नरेंद्र को ले गए थे। आज तेरा फांसी का शौक पूरा कर ही देता हूँ। जोरावर को नरेंद्र के इरादे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। जोरावर ना तो खुद को नरेंद्र की पकड़ से छुड़ा पा रहा था, ना ही उसके लड़के उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। लड़के तो ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो। तुझे पता है ना तू किससे पंगा ले रहा है? इस शहर का जागीरदार हूं मैं, राजा तक सीधे पहुंच है मेरी। मुझे कुछ हुआ ना तो तू तो नहीं ही बचेगा। जोरावर बड़बड़ा रहा था। नरेंद्र ने जोरावर को काला कपड़ा पहना दिया था। नरेंद्र ने उसके हाथ बांध दिए थे। नहीं 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 नहीं। जोरावर के घोर विरोध के बावजूद नरेंद्र ने उसे फांसी के तख्त पर ले जाके खड़ा कर दिया। क्या नरेंद्र सच में जागीरदार को फांसी देने वाला है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा करने के बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं? मुझमें और तुझमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा अगर मैं भी छोटी छोटी बातों पर लोगों को फांसी देना शुरू कर दूं? नरेंद्र लीवर खींचने से पहले रुक गया। मुझसे वादा कर कि आज के बाद तू खुद लोगों को सजा नहीं देगा। हर मामला या तो न्यायालय के पास जाएगा या फिर राजा के पास। अगर मुझे ये दोबारा सुनने में आया कि तूने बिना बात के मासूम जनता को सजा दी है तो मैं वापस आऊंगा। जब दोबारा आऊंगा तो ये लीवर खींच के जाऊंगा। नरेंद्र इतना कहकर फांसी घर से बाहर निकल गया। अरे मेरी आंखें और मेरे हाथ तो खोलते जाओ, जोरावर ने विनती की, लेकिन नरेंद्र ने उसे अनसुना कर दिया। जोरावर के एक लड़के ने चुपके से उसके बंधन खोल दिए। अगर इसी फांसी घर में तुझे मौत की नींद ना सुलाया तो मेरा नाम जागीरदार जोरावर नहीं। ऐसा कहते हुए जोरावर के होंठ कांप रहे थे। उसके कर्मचारियों के सामने उसकी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। अंडस्को, इतनी देर कहाँ लग गई? पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। ऊपर से ये जोरावर के गार्ड्स मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। रेवती एक ही सांस में बोल गई। नरेंद्र ने उसे शांत रहने के लिए कहा। अरे कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं हुई, बस जागीरदार साहब के साथ मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई। व्यापार और परिवार के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कह दिया आपकी कृपा से सब ठीक ही है। नरेंद्र रेवती को सच बताकर उसे फर्जी में तनाव नहीं देना चाह रहा था। घर चलें? नरेंद्र ने पूछा तो रेवती ने सिर हिला दिया। दोनों घर पहुंच के आराम करने के मूड में थे, लेकिन घर पर एक बिन बुलाया मेहमान उनका इंतजार कर रहा था। रेवती ने जैसे ही उसे देखा उसका हलक सूख गया एकदम अचानक से। मालविका जी आप? रेवती के मुंह से बस इतना ही निकला, जी मैं। मालविका रेवती को घूरे जा रही थी। नरेंद्र को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मालविका कौन है। पुरुषोत्तम और मांडवी को जब उसने सहमे खड़े हुए देखा तो समझ गया कि मामला कुछ संगीन है। आखिर इस औरत में ऐसा क्या है कि पूरा परिवार सहमा खड़ा हुआ है? नरेंद्र को समझ ही नहीं आ रहा था। मालविका ने जैसे ही मुंह खोला उसे धीरे धीरे करके सब सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए। क्या बोल के संस्थान से छुट्टी ली थी तुमने? मालविका ने रेवती से पूछा। कि मैं चचेरी बहन की शादी में जा रही हूँ। रेवती के होंठ कांप रहे थे। और सच क्या था? मालविका की आंखें रेवती को मानो खा ही जाने के लिए तैयार थी। मेरी खुद की शादी थी। रेवती ने मानो कोई जुर्म कबूल किया हो। झूठ क्यों बोला? मालविका उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। रेवती का मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। मालविका लड़कियों को हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए एक संस्थान चलाती है। रेवती बचपन से उसकी सबसे मेधावी छात्रा रही है। संस्थान में ट्रेनिंग पाने के लिए लड़कियों को अविवाहित रहना जरूरी है। रेवती को पता था अगर वो अपनी शादी के बारे में किसी को बताएगी तो उसे संस्थान से निकाल दिया जाएगा। रेवती अपनी ट्रेनिंग बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी। अभी उसे अस्त्र और शस्त्र कौशल के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी था, इसलिए उसने मालविका से झूठ बोलकर छुट्टी ली। मुझे माफ़ कर दीजिए मालविका जी, मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करना चाहती थी इसलिए मैंने झूठ बोला। रेवती रंगे हाथ पकड़ी गई थी। उसके पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास है मालविका जी। इसके पहले पुरुषोत्तम अपनी बेटी के समर्थन में कही गई बात पूरी कर पाए। मालविका चीख पड़ी। गलती का एहसास? गया तेल लेने। आपकी बेटी क्या हीरे की बनी है जो मैं उसके लिए संस्थान के नियमों में परिवर्तन कर दूं? मैं वैसे भी इस मक्कार को ये बताने यहाँ आई थी कि इसे संस्थान वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चाहें कर लीजिए, लेकिन मुझे ट्रेनिंग पूरी करने का मौका दे दीजिए। रेवती ने सुबकना शुरू कर दिया था। नरेंद्र को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मौका तो उन्हीं को मिल सकता है जिनकी शादी ना हुई हो। रेवती को सुबकते देख मालविका के व्यवहार में कुछ नरमी तो आई थी। शादी होने के बाद तोड़ी भी तो जा सकती है। रेवती को समझ नहीं आया कि मालविका ने सुझाव दिया है या आदेश। मतलब क्या है आपका?
नरेंद्र को मालविका पर गुस्सा आ रहा था। मतलब रेवती अच्छे से समझ रही है। जाओ बेटा, अपनी शादी का प्रमाण पत्र ले आओ। मैं नहीं चाहती तुम जैसी होशियार लड़की की ट्रेनिंग अधूरी रह जाए, ये हमारे संस्थान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मालविका रेवती को कुछ ऐसा करने के लिए कह रही थी जिसका ख्याल उसे सपने में भी नहीं आ सकता था। रेवती तो अब नरेंद्र से प्यार भी करने लगी थी और अब मालविका उसे शादी तोड़ देने की बात कर रही थी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है रेवती, वहीं खड़ी रहो, मैं सिखा दूंगा शस्त्र विद्या। नरेंद्र रेवती से बोला। इतना सुनते ही मालविका जोर जोर से हंसने लगी। तू सिखाएगा? अबे फुद्दू, कहीं जाके बातें करना सीख पहले। मालविका की हंसी रुक ही नहीं रही थी। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे जैसे कई लोगों का गुरूर तोड़ा है मैंने। नरेंद्र भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। तू मुझे चुनौती दे रहा है? मालविका की हंसी थोड़ी गायब सी होने लगी थी। देख ले कौन शस्त्र विद्या में निपुण है, मैं या आप? नरेंद्र में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। रेवती को समझ आ गया था कि नरेंद्र ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मालविका जी, वो नादान है, उसे आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। रेवती ने माहौल ठंडा करने की कोशिश की। मैं किसी से कोई माफ़ी नहीं मांग रहा। नरेंद्र माहौल को गर्म ही रखना चाहता था। मालविका ने उसकी पत्नी को रुलाया था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मालविका कभी चुनौतियों से मुंह नहीं फेरती। हट जाओ पीछे सभी लोग। मालविका ने कमर के पास खुंसा हुआ खंजर निकाल लिया था। नरेंद्र उसके सामने था। रेवती को विश्वास नहीं हो रहा था कि देखते ही देखते बात इतनी बढ़ चुकी है कि उसके सामने एक शस्त्र युद्ध शुरू होने वाला है। वो उस क्षण को कोस रही थी जब उसने मालविका से झूठ बोल के छुट्टी ली थी। नरेंद्र और मालविका एक दूसरे पर नजरें जमाए हुए थे। दोनों का खंजर तना हुआ था। काफी देर तक दोनों एक सर्कल में घूमते रहे। फिर मालविका ने चपलता दिखाते हुए नरेंद्र के दाएं हाथ पर वार किया। उसका खंजर छिटक कर दूर जा गिरा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि नरेंद्र को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मालविका ने लात मारकर उसे भी जमीन पर गिरा दिया और खंजर नरेंद्र के गले के पास लगा दिया। क्या हुआ तुम्हारी शस्त्र विद्या की निपुणता को? तुमको तो अभी खुद ही ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। मालविका मुस्करा रही थी। नरेंद्र को समझ आ गया कि आखिर रेवती मालविका की इतनी इज्जत क्यों कर रही थी। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें शस्त्र विद्या मुझसे सीखनी है या फिर इस अपने फुद्दू पति से। मालविका ने रेवती से कहा। हाँ, ये बात सही है कि तुम्हारी जैसी मेधावी छात्रा को खोने का मुझे दुख होगा, लेकिन तुम्हारे अकेले के लिए संस्थान के नियमों में परिवर्तन नहीं किया सकता। हम शादीशुदा लड़कियों को प्रवेश नहीं दे सकते। मालविका ने अपनी बात पूरी की। वो निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से रेवती को आवाज आई। तो मुझे पति और गुरु में किसी एक को चुनना होगा। मालविका के कदम रुक गए। नरेंद्र के भी कान खड़े हो गए थे। रेवती पति और गुरु में से किसे चुनेगी? जोरावर अपने अपमान का बदला कैसे लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। नरेंद्र को आसानी से हराने के बाद मालविका जी ने रेवती से उसकी विद्या और उसके पति में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। मालविका जी की यह बात सुनकर नरेंद्र के कान खड़े हो गए। मालविका की बात सुनकर रेवती के पिता पुरुषोत्तम बोले। मालविका जी, मुझे माफ़ कीजिएगा बीच में बोलने के लिए, लेकिन आपकी सजा उस गलती से बढ़कर है जो रेवती ने की है। आखिर वो अब 18 साल की हो चुकी है और अपनी जिंदगी के फैसलों को खुद लेने का उसका हक है। तो अब मुझे सिखाएंगे क्या गलत है और क्या सही। याद रखिए, उसकी गुरु होने के कारण मैं उसकी काबिलियत को अच्छी तरह से जानती हूँ। पूरे गुरुकुल में सिर्फ एक वही है जिसके अंदर ब्रह्म सूत्र के मंत्रों का इस्तेमाल करने की काबिलियत है। मेरा फैसला साफ है, अगर रेवती को अपनी विद्या आगे जारी रखनी है तो उसे अपनी यह शादी तो नहीं होगी। इतना कहकर मालविका जी फिर से बाहर जाने लगी। मालविका जी अभी घर की दहलीज पर ही पहुंची थीं कि अचानक से रेवती बोल पड़ी। 1 मिनट रुकिए मालविका जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर रेवती नरेंद्र के पास गई और बोली। मुझे माफ़ कर देना नरेंद्र, मालविका जी ने हमारे परिवार का साथ उस समय दिया था जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। हम उनके एहसान को नहीं भूल सकते, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपनी विद्या पूरी करने के बाद मैं तुम्हारे पास जरूर वापस आऊंगी। रेवती की बात सुनकर मानो नरेंद्र के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। वह एकटक रेवती को देखे जा रहा था। रेवती की आंखें झुकी हुई थीं। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नरेंद्र की तरफ देख सके। इतना कहकर रेवती मालविका जी के साथ चली गई और नरेंद्र चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखता रह गया। रेवती के जाने बाद पुरुषोत्तम नरेंद्र के पास गए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले। दिल छोटा मत करो, बस कुछ सालों की ही तो बात है, वो जल्द ही लौट आएगी। रेवती के बाद अब परिवार के बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही देखनी है। योजक चिन्ह। उधर राजमहल के एक कक्ष में जागीरदार अपना सर झुकाकर घुटनों के बल बैठा हुआ था। जागीरदार के सामने बैंगनी रंग के राजसी कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। वह आदमी इस राज्य का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान था। शून राज्य का प्रधानमंत्री विष्णुसेन। विष्णुसेन के साथ उसकी एकलौती बेटी दिव्या भी थी। तुम्हें शहर के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और किसी ने अकेले ही आकर तुम्हारी बैंड बजा दी। कौन था वह और कितने सिपाहियों के साथ आया था? प्रधानमंत्री विष्णुसेन ने कड़क आवाज में जागीरदार से पूछा। वह सिंघल परिवार का दामाद नरेंद्र था प्रधानमंत्री जी।
उसने आपके शागिर्द पर हमला करके देशद्रोह जैसा अपराध किया है। उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। जागीरदार ने अपना सर झुकाए ही जवाब दिया। इसके पहले विष्णुसेन जागीरदार की बात पर कोई फैसला कर पाता, अचानक से दिव्या विष्णुसेन की तरफ देखकर बोली, पिताजी, मैं उस लड़के को अच्छी से जानती हूँ। सिंघल परिवार की बेटी रेवती सिंघल मेरे साथ ही पढ़ती है और मालविका जी के ताल्लुकात सिंघल परिवार के साथ बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपने सिंघल परिवार के खिलाफ कोई फैसला लिया तो मालविका जी नाराज हो जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, उस लड़के ने सीधे जागीरदार पर हमला करने की हिम्मत दिखाई है। अगर उसे सजा नहीं मिली तो फिर पूरे शहर में कौन मेरी इज्जत करेगा? फिर टैक्स के कलेक्शन का क्या होगा? जागीरदार विष्णुसेन को उकसाने के लिए अपनी बात में नमक मिर्च लगाते हुए बोला। इसके अलावा जानवरों के वार्षिक आयोजन में उसने नरेंद्र महाराज के सामने चौहान और कुशवाहा परिवार के साथ बदतमीजी की थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एक दिन आपके खिलाफ भी जा सकता है। जागीरदार की बात सुनकर विष्णुसेन बोले, मालविका जी के खिलाफ मैं तो क्या, स्वयं महाराज भी नहीं जा सकते। इस मामले को ऐसे ही छोड़ दो। चौहान और कुशवाहा परिवार पहले से ही उसके दुश्मन है, वे उसे मार डालने की पूरी कोशिश करेंगे। पानी में उतरने से अच्छा है कि हम किनारे पर बैठकर तमाशा देखें। योजक चिन्ह। उधर पुरुषोत्तम सिंघल रेवती के जाने बाद पहली बार अपने हथियारों के कारखाने में पहुंचे। उन्हें देखते ही हथियार खाने का मुख्य कारीगर सत्तू लगभग दौड़ते हुए उसके पास आया और बोला, मालिक, हमने 3 दिनों की मेहनत के बाद यह एक नई तरह की तलवार बनाई है। इसे देखिए, बेहद तेज और खतरनाक। ये कहते हुए सत्तू ने पुरुषोत्तम को अपनी बनाई हुई तलवार दिखाई। वाकई वह तलवार बेमिसाल थी। पुरुषोत्तम ने जैसे ही वह तलवार अपने हाथों में पकड़ी, उसकी ऊर्जा से उनका हाथ डगमगा गया और वह तलवार उनके हाथों से फिसलकर नीचे जा गिरी। तलवार गिरने की ऊर्जा से आसपास के कुर्सी मेज तक टूट गए। इतनी बेहतरीन तलवार देखकर पुरुषोत्तम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पुरुषोत्तम ने मारे खुशी में सत्तू के दोनों कंधों को पकड़ लिया और बोला, सत्तू, ये हथियार हमारे पास कहाँ से आए? इन हथियारों से तो एक अलग ही दैवीय आभा निकल रही है, जैसे कि ये देवताओं के हथियार हों। पुरुषोत्तम जानते थे कि सिंघल परिवार के कारीगर ऐसा हथियार नहीं बना सकते थे, और उनके लिए यह मानना तो बिल्कुल असंभव था कि सत्तू ने ऐसे हथियार बनाए थे। ये तलवार मैंने लगातार 3 दिन की मेहनत के बाद बनाई है। सत्तू खुश होते ही बोला। इसने सालों में पहली बार उसे अपने मालिक के इतने करीब जाने का मौका मिला था। पुरुषोत्तम के कारखाने में वह एक साधारण नौकर था। ये तलवार बनाने का तरीका उसे नरेंद्र ने बताया था, लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र ने सत्तू से यह वादा भी लिया था कि वह इस बात को किसी से न बताए। सत्तू की बात सुनकर पुरुषोत्तम काफी खुश हुए और बोले, आज से तुम हमारे पांचों कारखाने के मैनेजर हो। अब जाओ, जल्दी से इन हथियारों को बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी शुरू करो ताकि हम जल्द से जल्द इन्हें बाजार में लॉन्च कर पाएं। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो बेझिझक मुझे बताना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। योजक चिन्ह। बाजार में पहुंचने के बाद कुछ ही दिनों के बाद सत्तू के बनाए हथियारों की धूम मच गई। सिंघल परिवार के पास लाखों की संख्या में हथियारों के ऑर्डर आने लगे। सिंघल परिवार के बंद पड़े पांचों हथियार के कारखाने फिर से चालू हो गए और सिंघल परिवार के बनाए गए हथियार थोड़े ही समय में पूरे राजवंश में फैल गए। उधर महेश चौहान अपनी फैक्ट्री में मुंह लटकाए बैठा हुआ था। उसने सिंघल परिवार के मजदूरों को खरीदने में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी, और अभी महेश चौहान के कारखाने का पहला बैच ही पूरी तरह से नहीं बिका था कि सिंघल ने नए तरह के हथियार निकाल दिए। मालिक, हमें क्या करना चाहिए? बाहर हजारों लोग हमारा हथियार वापस करने के लिए खड़े हैं, महेश चौहान से एक कारीगर बोला। धत्तेरी की, इस नरेंद्र का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। महेश चौहान गुस्से में अपने हाथ में लिया कप जमीन पर पटकते हुए बोला, अब मैं अपना आखिरी दांव चलने वाला हूं। अब तुम नहीं बच सकते नरेंद्र, तुम्हारी हार तय है। योजक चिन्ह। पुरुषोत्तम सिंघल अपना दिन का सारा काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रहे थे। हथियार बनाने का काम पटरी पर लौट चुका था और रेवती भी अपनी पाई के लिए मालविका जी के गुरुकुल में जा चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ एक ही बात की चिंता थी, नरेंद्र की। नरेंद्र 3 दिनों से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला था। आमतौर पर पुरुषोत्तम कभी भी नरेंद्र के कमरे की तरफ नहीं जाते थे, लेकिन आज न जाने क्यों वे नरेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ गए। नरेंद्र के कमरे के बाहर कई तरह की औषधीय सामग्रियां बिखरी पड़ी थी। उसके कमरे से एक अलग सी दैवीय आभा भी महसूस हो रही थी। उसके कमरे के दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, कृपया मुझे परेशान न करें। ये देखकर पुरुषोत्तम को बहुत खुशी हुई कि अभी कुछ दिन पहले तक जो लड़का अयाशी में डूबा हुआ था वह इतना बदल गया कि उसने सिर्फ चंद दिनों में ही उसके परिवार की खोई इज्जत वापस दिला दी और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दीं। उन्होंने नरेंद्र के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में आना। अंदर से नरेंद्र की आवाज आई। नरेंद्र बेटा, मैं हूँ। अरे पिताजी आप।
नरेंद्र ने दरवाजा खोला और बोला, पिताजी, मैंने ब्रह्मानंद केंद्र के लिए औषधियां बनाने के काम शुरू किया है। बदले में वे मुझे अपनी कमाई का आधा हिस्सा देंगे। नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम बोले, ये तो वाकई अच्छी बात है। इतना कहने के बाद वे कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारी तलवारबाजी की शैली काफ़ी अच्छी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लड़ने की कला को और भी सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि तलवारबाजी और असली मुकाबले में काफ़ी अंतर होता है। लेकिन पिताजी, मैं मुकाबलों का अभ्यास कैसे करूं? मुझे तो कोई अपने गुरुकुल प्रवेश भी नहीं देता है। नरेंद्र बोला, कोई बात नहीं बेटे, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। पुरुषोत्तम कुछ सोचते हुए बोले, कश्यप परिवार से हमारे संबंध अच्छे हैं, तुम उनके पास जाओ, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है पिताजी, मैं कल वहां जरूर जाऊंगा। इतने दिनों में पहली बात पुरुषोत्तम ने नरेंद्र से प्यार से बात की थी। अगले दिन नरेंद्र औषधियों की खेप लेकर ब्रह्मानंद केंद्र पर पहुंचा। ब्रह्मानंद केंद्र का मालिक राजपाल जब नरेंद्र को औषधियां के बदले सोने के सिक्के देने लगे तो नरेंद्र ने उन्हें लेने से मन कर दिया और बोला, मुझे सोने के सिक्कों के बदले चंद्रमणि के टुकड़े चाहिए। नरेंद्र की बात सुनकर राजपाल हैरान हो गया। वह बोला, इन चंद्रमणियों का तो कोई मोल नहीं है, तुम इनका क्या करोगे? राजपाल की बात सुनकर नरेंद्र मन ही मन बोला, तुम क्या जानो मेरे लिए इन चंद्रमणियों की क्या कीमत है? फिर वह राजपाल से बोला, मुझे इन औषधियों के बदले चंद्रमणि ही चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए राजपाल नरेंद्र को चंद्रमणि के 22 टुकड़े दे दिया। चंद्रमणि पाने के बाद नरेंद्र उन्हें संभालकर अपनी जेब में रख लिया और इसके बाद नरेंद्र वापस घर न आकर शहर के आखिरी छोर पर बने एक बड़े से घर की तरफ चला गया, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, उसे अभी बहुत कुछ करना था। शहर के बाहर बना ये घर कश्यप परिवार का घर था। कश्यप परिवार शहर के बड़े रईसों में से एक था। ये लोग योद्धाओं के लिए कुछ खास तरह के मंत्रों से एक ट्रेनिंग सेंटर बनाते थे। इन ट्रेनिंग सेंटरों से योद्धाओं को असली युद्ध का अभ्यास करने का मौका मिलता था। जब नरेंद्र वहां पहुंचा तो वहां पहले से काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। नरेंद्र भी उसी भीड़ में शामिल हो गया। तभी अचानक से भीड़ को चीरते हुए एक लड़का नरेंद्र के पास आया और उससे बोला, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नरेंद्र उस लड़के को अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि जानवरों के मुकाबले में वह एकमात्र ऐसा लड़का था जो नरेंद्र की तरफ था। उसका नाम देवेश कश्यप था। भाई यहाँ बहुत भीड़ है, चलो किसी शांत जगह पर चलकर बात करते हैं। देवेश कश्यप नरेंद्र को एक तरफ खींचते हुए एक शांत जगह पर ले गया जहां केवल कश्यप परिवार के ही सदस्य आ सकते थे। भीड़ से बाहर निकलने के बाद देवेश ने फिर से नरेंद्र से पूछा, भाई तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम भी ट्रेनिंग सेंटर की मदद से युद्ध का अभ्यास करने आए हो? हाँ, लेकिन सारे ट्रेनिंग सेंटर भर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे मौका मिल पाएगा। नरेंद्र उदास होते हुए बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हमारे पास काफ़ी कम ट्रेनिंग सेंटर्स बचे हैं, इन्हें बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स तो सैकड़ों सालों में बन पाते हैं। इतना कहने के बाद देवेश नरेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन चिंता मत करो, मैं एक जगह को जानता हूं जहां हम जा सकते हैं, मेरे साथ आओ। करीब 10 मिनट बाद वे एक टूटे फूटे घर के सामने खड़े थे। उस टूटे हुए घर की तरफ इशारा करते हुए देवेश बताया, ये सेंटर कई सालों से बंद है, इसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था। इसकी संरचना बहुत ही अजीब है, बाहर अभ्यास करने के लिए योद्धाओं की इतनी भीड़ लगी है, तुम लोग इसे क्यों नहीं खोलते? नरेंद्र हैरान होते हुए पूछा। नरेंद्र का सवाल सुनकर देवेश बोला, क्योंकि एक बार इसमें एक बड़ा हादसा हो गया था, अंदर कई लोग मर गए थे, इसलिए इसे पिताजी ने ये कहते हुए हमेशा के लिए बंद कर दिया था कि यह सेंटर हमारे नियंत्रण से बाहर है। चलो अंदर चल के देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। नरेंद्र बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अंदर जाने के नाम से ही देवेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन नरेंद्र देवेश की बात अनसुना करते हुए दरवाजे को धकेलकर अंदर चला गया। नरेंद्र को अंदर जाते हुए देखकर देवेश भी अंदर आ गया। वह कमरा करीब 500 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। उसकी दीवारें काले मजबूत पत्थर से बनी हुई थी। आगे दरवाजे के सामने एक आंख बनी हुई थी। ट्रेनिंग सेंटर को चालू करने के लिए इस आंख पर एक चंद्रमणि रखने की जरूरत होती है। क्या तुम्हारे पास चंद्रमणि है? देवेश ने कहा। आज की औषधियों के बदले नरेंद्र को ब्रह्मानंद केंद्र से सोने के सिक्कों की जगह चंद्रमणि के टुकड़े मिले थे। नरेंद्र ने एक चंद्रमणि उस आंख पर रख दिया। बूम! नरेंद्र के ऐसा करते ही कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो गया और कमरे की लाइटें जल उठी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था नरेंद्र, अब पता नहीं यहाँ से हम जिंदा बाहर जा भी पाएंगे या नहीं। देवेश रुआंसा होकर बोला, चिंता मत करो, ये ट्रेनिंग सेंटर मेरे अभ्यास के लिए बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें कुछ नहीं। अभी नरेंद्र की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक से उन्हें सामने से हजारों की संख्या में भेड़िए दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। उन भेड़िए को देखते ही नरेंद्र के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
एक साथ इतने भेड़ियों से मुकाबला करना वाकई बेहद कठिन होने वाला था। क्या नरेंद्र उन भेड़ियों का मुकाबला कर पाएगा, या फिर वर्षों से बंद पड़े इस ट्रेनिंग सेंटर को चालू करके नरेंद्र ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इक्वल्स नरेंद्र ने जैसे ही उस ट्रेनिंग सेंटर में बनी आंख पर चंद्रमणि का टुकड़ा रखा, तुरंत ही ट्रेनिंग सेंटर चालू हो गया। नरेंद्र को पूरा यकीन था कि वह इस ट्रेनिंग सेंटर में आने वाली हर मुश्किल को बड़ी ही आसानी से पार कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसका सामना पहली चुनौती से हुआ, उसके होश ही उड़ गए। उसके सामने करीब सैकड़ों की संख्या में भेड़िए दौड़ते हुए दिखाई दिए। अभी वे दोनों कुछ सोच पाते तभी अचानक से एक भेड़िए ने उनके ऊपर हमला कर दिया। बचो नरेंद्र, वो भेड़िया, देवेश चिल्लाया। लेकिन नरेंद्र सावधान था। उसने फुर्ती दिखाई और हवा में ही एक चाकू से उस भेड़िए का पेट फाड़ दिया। नरेंद्र के ऐसा करते ही वह भेड़िया एक तेज प्रकाश के साथ हवा में गायब हो गया। वे असली जानवर नहीं थे। असल में उन्हें लड़ने का अभ्यास करने के लिए मंत्रों से बनाया गया था। इसलिए उनका कोई शरीर नहीं था, बस वे एक तरह के साए थे। लेकिन वे इतने असली लग रहे थे कि कोई भी उन्हें नकली नहीं मान सकता था। इन जानवरों के हमले से शरीर पर कोई चोट नहीं लगती थी, लेकिन दर्द बहुत होता था। कई बार तो दर्द इतना भयंकर होता था कि दर्द की वजह से कई नौसिखिया योद्धा कोमा में भी चले जाते थे। नरेंद्र इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह पूरी तरह से चौकन्ना था। कुछ ही देर में उनके आसपास कई भेड़िए जमा हो गए। तभी अचानक से कमरे की लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में उन भेड़ियों की हरी हरी आंखें चमक रही थीं। देवेश फिर घबरा गया। वह बोला, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अभी मरना नहीं चाहता। हालांकि देवेश ने पिछले कई सालों में कई ट्रेनिंग सेंटरों में जीत हासिल की थी, लेकिन ये सेंटर इतना खतरनाक और मुश्किल था कि इसमें फंसने के बाद किसी का भी शांत रहना मुश्किल होता। और इसमें एक बार योद्धाओं की मौत भी हो चुकी थी। ये सेंटर वाकई काफ़ी पुराना लगता है, इसलिए मुझे इसमें कई जगह खामियां नज़र आ रही हैं। इसके कई हिस्सों को दोबारा से ठीक करने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि जो लोग इसमें अभ्यास करने के लिए आए हों, उन्होंने ही इसमें बदलाव करने की कोशिश की हो। नरेंद्र बोला। चैप्टर्स 30, 31, 32। लगता है कि तुम मंत्रों से बनाए गए आभासी ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। हमारा परिवार हजारों सालों से ऐसे सेंटर्स बनाने का काम कर रहा है, फिर भी हम इस सेंटर की खामी पता लगाने में कामयाब नहीं हो सके, और तुमने कुछ ही देर में इसकी समस्या का पता लगा लिया। नरेंद्र की बात सुनकर देवेश हैरानी दिखाते हुए बोला, क्योंकि मैं एक देवता हूँ बेवकूफ़। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नरेंद्र का जवाब सुनकर देवेश भी हंस दिया। उसे नरेंद्र की बात एक मजाक लगी। वह नरेंद्र की ताकत और उसके असली रूप से अनजान था, इसलिए वह भी हंस पड़ा। अब तक कई सारे भेड़िए पास आ गए थे और फिर अचानक से उन्होंने हमला कर दिया। नरेंद्र बहादुरी से उनका सामना कर रहा था। भेड़ियों से उसकी लड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी भेड़िया उसके पीछे खड़े देवेश तक नहीं पहुंच पाया। थोड़ी ही देर में नरेंद्र ने सभी भेड़ियों को मार डाला। सभी भेड़ियों के मारे जाते ही वहां का दृश्य बदल गया। अब वे एक बड़े से मैदान के बीच में खड़े थे। वह हरा भरा मैदान काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आसमान में इंद्रधनुष बने थे। लेकिन तभी अचानक से वहां मौसम बदलने लगा। इंद्रधनुष गायब हो गए और आसमान में काले बादल छाने लगे। तभी न जाने कहां से एक चीता नरेंद्र के ऊपर कूद पड़ा और उसकी गर्दन को दबोच लिया। नरेंद्र दर्द से बिलबिला उठा। दूसरे दर्जे का राक्षसी जानवर। देवेश डर के मारे चिल्लाने लगा और वह बोला, पिताजी सच ही कहा करते हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं मौत का कुआं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जो भी यहाँ आया वह मारा गया। हम भी नहीं बचने वाले। देवेश चिल्लाए जा रहा था और उधर नरेंद्र चीते की चंगुल से आज़ाद होने के लिए जूझ रहा था। करीब 5 मिनट के मुकाबले के बाद आखिरकार नरेंद्र उस चीते को भी मार डाला। भाई यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, नहीं तो एक एक करके राक्षसी जानवरों का स्तर बढ़ता रहेगा। देवेश डरा हुआ था और जल्दी बाहर निकलना चाहता था। क्या तुम्हें इस खराब पड़े ट्रेनिंग सेंटर की मरम्मत नहीं करनी है? नरेंद्र देवेश की तरफ देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। नरेंद्र का यह बिहेवियर देखकर देवेश को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा कि खामखा ही वह नरेंद्र को यहाँ लाया। वह बोला, भाई ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन इसका फ़ायदा तो तभी है जब हम यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। डरो मत देवेश, मैं इस ट्रेनिंग सेंटर की संरचना और इसके मंत्रों को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। नरेंद्र देवेश को समझाते हुए बोला, अब देखना जल्द ही हम पर इंसानी हमला होगा। नरेंद्र की बात सच निकली। उसकी बात खत्म होते ही 3 काले इंसानी साए नरेंद्र की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में काली रंग की तलवारें थीं। नरेंद्र के पास पहुंचने के बाद वे तीनों इंसानी साए त्रिकोणीय संरचना बनाकर नरेंद्र से लड़ने लगे। वहां तलवारों के टकराने की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन वे इंसानी साए नरेंद्र की तेज तलवार के आगे कहाँ टिकने वाले थे। शुरू में तो नरेंद्र भी तलवारबाजी के ज़्यादा दांव नहीं जानता था,
लेकिन इस सेंटर में आने के बाद जब वह जिंदगी और मौत के मुकाबले में पड़ा तब उसे अपने आप को कई दांव-पेच समझ में आने लगे थे। जाहिर था कि उसके लड़ने की शक्ति बढ़ रही थी। अब वह किसी बहादुर योद्धा की तरह लड़ रहा था। जल्दी ही उन इंसानी सायों की त्रिकोणीय संरचना तोड़ने के बाद नरेंद्र उन तीनों इंसानी सायों को भी मार गिराया। अब इस सेंटर की समस्या को ठीक करने का समय आ गया है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए हिलना मत। नरेंद्र चिल्लाते हुए देवेश से बोला और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। नरेंद्र के ऐसा करते ही वहां धरती जोर जोर से हिलने लगी और आसमान में काले बादल घुमरने लगे। ऐसा लग रहा था कि वहां किसी भी वक्त ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है। आसमान से बिजलियां गिरने लगीं। देवेश डर के मारे जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान से बिजलियां गिरने लगीं। देवेश का डर भी जायज था, अभी वह केवल 15-16 साल का छोटा बच्चा ही तो था। कुछ देर तक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लगातार मौसम बदलता रहा। कभी तेज गड़गड़ाहट, कभी मूसलाधार बारिश, तो कभी तेज हवाएं, तो कभी ओले। इन सब के बीच नरेंद्र आंखें बंद करके लगातार मंत्र पढ़ते जा रहा था। करीब आधे घंटे के बाद सब कुछ सामान्य हो गया और वे वापस उस कमरे में लौट आए जहां से वे उस संरचना में घुसे थे। इस ट्रेनिंग सेंटर की मरम्मत हो चुकी है। अब यह इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ करीब 300 योद्धा एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। नरेंद्र देवेश से बोला। नरेंद्र की बात सुनकर देवेश खुश होते हुए बोला, भाई तुम बहुत बहादुर हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं भी बड़ा होकर तुम्हारे जैसे ही बनूंगा। चलो अब बाहर चलें। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। देवेश को बच्चों की तरह खुशी से चहकते हुए देखकर नरेंद्र बोला। जैसे ही वे दोनों ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकले उन दोनों ने देखा कि बाहर करीब 10-12 लोग पहले से ही खड़े थे। पिताजी, उन लोगों में से एक आदमी की तरफ देखकर देवेश बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हमने तुम्हें इस जगह से दूर रहने के लिए कहा था ना? तुम किसकी इजाज़त से यहाँ आए? देवेश के कान मरोड़ते हुए संतोष कश्यप बोले। पिताजी, हमने इस ट्रेनिंग सेंटर को ठीक कर दिया है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप नरेंद्र से पूछ सकते हैं। देवेश नरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए बोला। देवेश को उम्मीद थी कि उसके पिता सेंटर को ठीक करने के लिए उसे शाबाशी देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टे उसकी पिटाई हो गई। क्या? देवेश की बात सुनकर संतोष कश्यप चौंक उठे। तुमने कहा कि तुमने इसको ठीक कर दिया? हाँ, ये सच है। ये सब नरेंद्र की वजह से हुआ है। उसने ही इसकी खामियों को दूर करके ठीक किया है। देवेश बोला। देवेश की बात सुनकर सभी की निगाहें नरेंद्र पर जाकर टिक गईं। कश्यप परिवार के लगभग सभी ट्रेनिंग सेंटर लंबे समय से परेशानी पैदा कर रहे थे। आए दिन किसी न किसी ट्रेनिंग सेंटर में कोई न कोई खराबियां ही जाती थी। इन समस्याओं की मुख्य वजह ट्रेनिंग सेंटर्स को मिलने वाली ऊर्जा के केंद्र में थी। यह ऊर्जा केंद्र कश्यप परिवार के घर में ही एक गुप्त जगह पर था। सालों से कश्यप परिवार केंद्र की बेकाबू ऊर्जा को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीजें सुलझने के बजाय और उलझते जा रही थी। देवेश बोला, पिताजी आप ऊर्जा केंद्र को एक बार नरेंद्र से क्यों नहीं दिखाते? हो सकता है कि नरेंद्र उसकी भी मरम्मत कर सके। देवेश की बात सुनकर संतोष कश्यप बोले। देवेश मत भूलो कि वह केंद्र ही हमारे परिवार का मुख्य रहस्य है। वहां हम किसी अजनबी को नहीं जाने दे सकते। केंद्र की समस्या हमें खुद ही ठीक करनी होगी। इतने साल हो गए केंद्र की समस्या ठीक होने के बजाय और गंभीर होती जा रही है। हो सकता है कि भाई नरेंद्र उसे ठीक कर सके, लेकिन आप अपनी बेतुकी जिद की वजह से एक अच्छा मौका गंवाने जा रहे हैं। देवेश चिल्लाया। बेटा अभी तुम छोटे हो, इसलिए तुम अभी इसे नहीं जानते। संतोष कश्यप ने नरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए देवेश से कहा, हम एक नल्ले और बेकार आदमी को अपने केंद्र में नहीं जाने दे सकते। वहां हर कोई नरेंद्र को अच्छी तरह से जानता था। हीरा कोठे वाली घटना के बाद शहर का लगभग हर आदमी नरेंद्र को पहचान गया था। संतोष कश्यप की बातें कड़वी नहीं थीं, लेकिन ये बातें नरेंद्र को किसी तीर की तरह चुभीं। इसलिए वह बात बनाते हुए बोला, ठीक है, मुझे एक काम है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। ये कहते हुए नरेंद्र वहां से जाने लगा। जैसे ही नरेंद्र वहां से कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक से चरमराहट के साथ एक ट्रेनिंग सेंटर की पूरी इमारत ढह गई और उसमें से कई योद्धा अपनी जान बचाने के लिए निकलकर भागने लगे। ऊर्जा केंद्र पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। ऊर्जा का तालमेल बिगड़ गया है। अचानक से कश्यप परिवार का एक बुजुर्ग चिल्लाते हुए बाहर आया, सारी इमारतें गिरने वाली हैं, जल्दी से लोगों को बाहर निकालो। बुजुर्ग की यह बात सुनकर संतोष कश्यप के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। वे जल्दी से अपने सभी भाइयों को बुलाकर बोले, अगर सारी संरचनाएं ढह जाएंगी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। इस नुकसान की भरपाई सैकड़ों सालों में भी नहीं हो पाएगी। जल्दी से ऊर्जा केंद्र पर काबू पाने की कोशिश करो। उधर एक एक करके इमारतें ढहती जा रही थीं। अचानक घटी इस दुर्घटना से देवेश डर गया और नरेंद्र के सामने लगभग घुटने टेकते हुए बोला, भाई मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज़ हमारी मदद करो। एक देवेश ही था जिसने नरेंद्र को मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए देखा था।
यही नहीं बल्कि नरेंद्र के मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि जिस मरम्मत को कश्यप परिवार के लोग सालों में नहीं कर पाए थे उस काम को नरेंद्र ने मिनटों में कर दिया था। इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि नरेंद्र केंद्र की ऊर्जा पर काबू कर सकता था। तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि मैं मदद करूं, नरेंद्र देवेश से बोला। अब बहुत देर हो चुकी है। अगर ट्रेनिंग सेंटर्स को गिरने से बचाना है तो जितना जल्दी हो सके सबको बंद करो और ऊर्जा केंद्र पर काबू पाने की कोशिश करो। केंद्र को काबू में करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ऊर्जा के प्रवाह को कम करना होगा। जब संतोष कश्यप ने नरेंद्र की बात सुनी तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह के बारे में इतनी बारीक समझ उसे भी नहीं थी। वह तुरंत नरेंद्र के पास गया और बोला, क्या तुम्हारे पास इसे रोकने का कोई तरीका है? संतोष कश्यप की बात सुनकर नरेंद्र कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, मेरे पास एक उपाय तो जरूर है, लेकिन मैं आप लोगों की मदद क्यों करूं? मैं तो अय्याश और नकारा हूं, है न? मैं अपनी बातों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूं। मैं नहीं जानता था कि तुम इन आभासी ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में इतनी अच्छी तरह जानते हो। अगर कर सकते हो तो प्लीज़ मेरी मदद करो, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। संतोष कश्यप ने हाथ जोड़ते हुए नरेंद्र से कहा, मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी मदद जरूर करता, देवेश बोला और वहां से जाने लगा। अगर तुम हमारी मदद करो तो मैं तुम्हें एक साजिश की जानकारी दे सकता हूं। तुम्हारा सिंघल परिवार एक बड़े खतरे में है, नरेंद्र को जाते हुए देखकर संतोष कश्यप बोला। संतोष कश्यप की बात सुनकर नरेंद्र के कदम ठिठक गए। वह संतोष कश्यप की तरफ देखकर पूछा, कैसी साजिश? संतोष कश्यप बोला, महेश चौहान तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए खत्म करने की एक साजिश रच रहा है। मैंने खुद अपने कानों से उसकी बात सुनी है। क्या सच में महेश चौहान सिंघल परिवार के खिलाफ कोई साजिश रच रहा था या फिर संतोष कश्यप ने मदद पाने के लिए नरेंद्र से झूठ बोला था? नरेंद्र कश्यप परिवार की मदद करने से मना करके आगे बढ़ गया। अभी वह कुछ दूर ही जा पाया था कि संतोष कश्यप चिल्लाकर बोला, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ होने वाली एक साजिश के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर नरेंद्र के कदम ठिठक गए। वह संतोष कश्यप की तरफ देखकर पूछा, कैसी साजिश? नरेंद्र का सवाल सुनकर संतोष कश्यप बोला, महेश चौहान तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए खत्म करने की एक साजिश रच रहा है। कहीं आप मदद हासिल करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? देवेश ने पलटकर सवाल किया। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे खबर मिली है कि महेश चौहान और उसके लोग मिलकर आपके सिंघल परिवार की लोहे की खदानों पर कब्जा करने और लोहा लाने वाले मजदूरों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उसने भाड़े के बाहरी योद्धाओं को भी बुलाया है। याद रखना, अगर यह खबर झूठी निकली तो मैं तुम्हारे सभी ट्रेनिंग सेंटर्स को बर्बाद कर दूंगा। नरेंद्र संतोष कश्यप को धमकाते हुए बोला। मुझे मंजूर है, संतोष कश्यप बेझिझक बोला। ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। आप लोग इन ट्रेनिंग सेंटर्स की इमारतों को बंद करने की कोशिश कीजिए। इतना कहने के बाद वह देवेश की ओर मुड़ा और बोला, और तुम मुझे ऊर्जा केंद्र के पास ले चलो। नरेंद्र की बात सुनकर देवेश अपने घर में बने एक गुप्त जगह की ओर बढ़ गया। ऊर्जा केंद्र घर के नीचे बने तहखाने के एक कमरे में था। वहां पहुंचने के बाद नरेंद्र ने देखा कि ऊर्जा केंद्र से बेतहाशा ऊर्जा निकल रही थी जो पूरी मकान के नींव को हिला रही थी। नरेंद्र ने अपनी आंखें बंद की और ऊर्जा संपीड़न मंत्र पढ़ने लगा। नरेंद्र के मंत्र की शक्ति से जल्दी ही ऊर्जा केंद्र की बिखरी हुई ऊर्जा एकत्रित होने लगी और जब सारी ऊर्जा एक छोटे से बिंदु में समा गई तो बंधन कवच मंत्र का प्रयोग करके नरेंद्र ने सारी ऊर्जा को उसी एक बिंदु में बांध दिया। हालांकि ऐसा करना इतना भी आसान नहीं था। इतना सब करने में नरेंद्र को 2 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। केंद्र की ऊर्जा बांधने के बाद इमारतों का गिरना भी बंद हो गया। बाहर आने के बाद नरेंद्र संतोष कश्यप से बोला, मैंने केंद्र की ऊर्जा को बांध दिया है, अब आप लोग इमारतों का फिर से निर्माण करना शुरू कीजिए। इमारतों के बन जाने के बाद हम मिलकर उनमें ट्रेनिंग के मंत्र डालेंगे। ठीक है, अब तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे परिवार को है, मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगा। संतोष कश्यप बोला, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हम पर सिंघल परिवार का एहसान रहेगा। इसके बाद नरेंद्र वहां से अपने घर आ गया। रास्ते भर वह महेश चौहान के बारे में सोचता रहा कि वह कैसे उसे सबक सिखाए। लेकिन इस सब के पहले उसे यह पता करना था कि क्या संतोष कश्यप की खबर सच है या झूठ। नरेंद्र जब अपने घर पहुंचा तो सत्तू और पुरुषोत्तम बैठकर बातें कर रहे थे। नरेंद्र को देखते ही पुरुषोत्तम खुशी से चहकते हुए बोले, आओ आओ। नरेंद्र बेटे, आज सुबह से तुम दिखाई नहीं दिए, कहाँ चले गए थे? पुरुषोत्तम जी का सवाल सुनकर नरेंद्र बोला, पिताजी आपने ही तो मुझे कश्यप परिवार के ट्रेनिंग सेंटर में मुकाबले का अभ्यास करने के लिए भेजा था। अरे हाँ, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। कैसा रहा तुम्हारा अभ्यास? पुरुषोत्तम जी ने अगला सवाल पूछा। छोड़िए इन बातों को, पहले मुझे ये बताइए कि हथियारों के कारखाने का बिजनेस कैसा चल रहा है? नरेंद्र बात बदलते हुए पूछा। बहुत बढ़िया, हमने अपनी खोई हुई पहचान वापस पा ली है। सत्तू की बनाई हुई नई तलवार ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया है।
आज ही हमारे महाराजा ने सेना के लिए 1 लाख तलवारों की मांग की है। अरे वाह सत्तू, मुझे भी दिखाओ अपनी बनाई हुई नई तलवार। सत्तू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नरेंद्र बोला। नरेंद्र का सवाल सुन सत्तू भी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, क्या मजाक करते हैं मालिक, आपने जो बताया बस मैंने वही तो बनाया है। इसके बाद सत्तू नरेंद्र के सामने घुटनों पर बैठ गया और म्यान सहित एक तलवार आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने आपके लिए अपने हाथों से ये तलवार बनाई है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। नरेंद्र ने भी खुशी खुशी सत्तू के हाथों से वह तलवार ले ली और मैं उनसे निकालकर इधर उधर हवा में घुमाया और बोला, नायाब तलवार है ये, इस भेंट के लिए शुक्रिया सत्तू। नरेंद्र ने भी खुशी खुशी सत्तू के हाथों से वह तलवार ले ली और मैं उनसे निकालकर इधर उधर हवा में घुमाया और बोला, नायाब तलवार है ये, इस भेंट के लिए शुक्रिया सत्तू। इसके बाद सत्तू पुरुषोत्तम जी की ओर मुड़ा और बोला, मालिक फैक्ट्री में अब कच्चा माल खत्म हो रहा है, सेना के ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें खदान से और कच्चा लोहा मंगवाना पड़ेगा। अगर समय पर फैक्ट्री में लोहा नहीं आया तो हम तय समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। पिताजी कच्चा लोहा लाने के लिए हमारे लोग कब रवाना होने वाले हैं? इस बार उनकी सुरक्षा के लिए मैं उनके साथ जाऊंगा, नरेंद्र बोला। नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम बोले, क्या कहा तुमने? तुम उन खतरनाक पहाड़ों में जाने के लिए कह रहे हो? नहीं तुमने हाल फिलहाल के दिनों में हथियारों के व्यापार में अच्छा काम किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यही काम करो। खदान में मैं जाऊंगा, और वैसे भी हमारी खदान अरासुर पर्वतमाला के बीच में है, वहां बेहद खतरनाक और खूंखार जानवर रहते हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ है पिताजी। चौहान और कुशवाहा परिवार लगातार हमारे परिवार के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, और अगर आप ऐसे समय में यहाँ से चले जाएंगे तो वे बेहिचक हमारे कारखानों पर हमला करके उन्हें लूट लेंगे, और अगर आप यहाँ रहे तो हमारे कारखाने और भी हथियार बनाएंगे और समाज में हमारे दुश्मनों का रसूख कमजोर होगा, नरेंद्र ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। नरेंद्र की बात सुनकर सत्तू बोला, छोटे मालिक ठीक कह रहे हैं, आपको इस समय ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, रेवती मालकिन भी नहीं है। पुरुषोत्तम सोच में पड़ गए। नरेंद्र की बात भी सच थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। पुरुषोत्तम को सोचते हुए देखकर नरेंद्र बोला, पिताजी आप सोच क्या रहे हैं? आखिर कच्चा लोहा लाने के लिए रेवती अकेले जाती थी ना, तो फिर आपको मुझे अकेले जाने देने में क्या परेशानी है? मैं अभी बताता हूं कि क्या परेशानी है। इतना कहने के बाद पुरुषोत्तम सत्तू की तरफ देखकर बोले, सत्तू जरा तुम बाहर जाओ और कमरे का दरवाजा बंद कर दो, और जब तक मैं न बोलूं खोलना मत। जैसे ही सत्तू दरवाजा बंद करके बाहर गया, पुरुषोत्तम जी अपनी तलवार लेकर उठ खड़े हुए और नरेंद्र की तरफ देखकर बोले, अरासुर पर्वतमाला में तुम्हारा सामना बेहद खतरनाक और खूंखार राक्षसी जानवरों से होगा, बस तुम मुझे हरा कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम वहां जाने लायक हो। पुरुषोत्तम जी की बात सुनकर नरेंद्र हैरान हो गया। वह बोला, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आप पर हमला नहीं करूंगा, अपनी तलवार उठाओ नौजवान, और खुद को साबित करो। पुरुषोत्तम ने किसी वीर योद्धा की तरह अपनी तलवार नरेंद्र की ठुड्डी से टिका दी। सुना है तुम शेर सिंह के 10 आदमियों से अकेले भिड़ गए थे, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितना दम है। ठीक है पिताजी, तब आप सावधान हो जाए। सत्तू की दी हुई तलवार को म्यान से बाहर निकालते हुए नरेंद्र बोला। जैसे नरेंद्र ने तलवार बाहर निकाली, एक भयंकर ऊर्जा पूरे हॉल में छा गई। उस आभा ऊर्जा को देखकर पुरुषोत्तम थोड़ा हिल गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी तलवार संभालते हुए बोले, वाह बेटे, ये न हुई योद्धाओं वाली बात। अगले ही पल पूरे कमरे में तलवारों के टकराने की आवाजें गूंजने लगीं। पुरुषोत्तम भले ही बूढ़े हो चले थे, लेकिन अभी भी उनकी ताकत और फुर्ती किसी नौजवान से कम नहीं थी। उन्होंने उछलकर सीधी तलवार से नरेंद्र पर वार किया, लेकिन नरेंद्र अपनी कलाइयों से पुरुषोत्तम की तलवार को आसानी से मोड़ दिया और दोनों की तलवार बगल में रखे मेज से टकराए। मेज बीच से 2 भागों में टूट गया। पुरुषोत्तम मुस्कुरा उठे और न जाने कौन सा मंत्र बुदबुदाए। उनके ऐसा करते ही वे अपनी जगह से गायब हो गए और ठीक नरेंद्र के पीछे प्रकट होकर आप अपनी तलवार नरेंद्र के गर्दन की तरफ बढ़ा दी। हा, विलोपन मंत्र। नरेंद्र हंसा, तो आप मायावी मुकाबला करना चाहते हैं? नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम बोले, हाँ, राक्षसी जानवरों के पास शक्तिशाली मायावी ताकतें होती हैं, अगर उन्हें हराना है तो तुम्हें मायावी मुकाबला भी आना चाहिए। नरेंद्र को तो मायावी मुकाबलों के सैकड़ों मंत्र याद थे, उसके ससुर भी उसकी असलियत नहीं जानते थे। नरेंद्र ने अचानक से अपनी तलवार घुमाए और एक मंत्र बोला, तप्त सूर्य। इस मंत्र के बोलते ही कमरे में चिलचिलाती धूप बिखर गई और पुरुषोत्तम की माया टूटकर बिखर गई। अब नरेंद्र को पुरुषोत्तम साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नरेंद्र ने फुर्ती दिखाई और उसकी तलवार सीधे पुरुषोत्तम के गर्दन पर आकर रुकी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि पुरुषोत्तम को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। आप हार गए पिताजी, पुरुषोत्तम की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर नरेंद्र बोला।
नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम हैरानी से बोले, नरेंद्र, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अचानक से तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। मैंने कभी तुम्हें तलवारबाजी का अभ्यास करते नहीं देखा, फिर भी तुम इतनी अच्छी तलवार चलाना जानते हो, बिल्कुल योद्धाओं की तरह। कैसे? पुरुषोत्तम की बात काटते हुए नरेंद्र बोला, पहले आप मुझे ये बताइए कि अब मैं अरासुर पहाड़ियों में कच्चा लोहा लाने के लिए जा सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल जा सकते हो बेटे, लेकिन वहाँ सावधान रहना, वहाँ मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस होंगे। अगर वे तुम पर हमला करें तभी तुम्हें उनका सामना करना है, बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना है। याद रखना, तुम शिकार के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए जा रहे हो। पुरुषोत्तम बोले। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और नरेंद्र कारखाने से मजदूरों को लेकर खदान की तरफ निकल गया। सत्तू अभी भी कमरे के बाहर ही खड़ा था। नरेंद्र के जाने के बाद जब वह कमरे में आया तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गया। कमरे की सारी कुर्सियां और मेज टूटे हुए थे। ये देखकर वह पुरुषोत्तम से पूछा, मालिक, ये कुर्सी मेज कैसे टूट गए? उन्हें छोड़ो, आओ हथियारों के कारखाने पर चर्चा करें। पुरुषोत्तम बोले, तुम दुकान के बाहर एक सूचना जारी कर दो कि हमारे पास हथियार बनाने के लिए पर्याप्त कच्चा माल है, और अगर ग्राहकों को हथियार देने में हमने एक दिन की भी देरी की तो हम अपने ग्राहकों को 30% मुआवजा देंगे। इतना कहकर पुरुषोत्तम दिल खोलकर हंसे। आज उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई थीं। उनकी बेटी और उनका दामाद दोनों इस काबिल हो चुके थे कि उनके बिजनेस को अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब उन्हें किसी बात का डर नहीं था। उधर कमरे से निकलने के बाद नरेंद्र मजदूरों के साथ सीधे अरासुर पर्वतमाला की तरफ निकल गया। अरासुर पर्वतमाला हजारों किलोमीटर में फैली हुई थी। कई सारे योद्धा और शिकारी इस पर्वतमालाओं में शिकार करने के लिए जाते थे, क्योंकि राक्षसी जानवरों को मारने के बाद एक राक्षसी गोली मिलती थी, और ऐसी गोलियां 5000 सोने के सिक्कों के बदले बेची जाती हैं। इसके अलावा ऐसे जानवरों की खाल और हड्डियां भी ऊंचे दामों में बिकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्हीं पर्वतमालाओं में अमृत भी छुपा हुआ है। आज के समय में 100 साल पुराने अमृत की कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों से भी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ दूर दूर से शिकारी शिकार के लिए आते हैं। नरेंद्र अपने काफिले के साथ पहाड़ियों में प्रवेश किया। रात हो गई थी, इसलिए नरेंद्र ने एक बड़े से पेड़ के नीचे पड़ाव डाला और वहीं आराम करने का फैसला किया। उन्हीं पहाड़ियों में कहीं पर कुछ छुपे हुए काले नकाबधारी गुप्तचर आपस में बातें कर रहे थे। वापस जाओ और मालिक को बता दो कि वह डरपोक नरेंद्र पहाड़ियों में आ चुका है। अब वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। महेश चौहान ने नरेंद्र के निकलने के साथ ही उसके पीछे जासूस छोड़ दिए थे, और नरेंद्र को भी इस बात का आभास था कि उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन वह किसी अच्छे मौके की तलाश में था। वह बोला, मुझे भी जल्दीबाजी नहीं है महेश, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि वो कौन है को मुझे मारने के लिए आने वाला है। रात हो गई थी, आसमान में चांद चमक रहा था। पूरी पहाड़ी ऐसे शांत पड़ी थी जैसे कि वहां कोई परिंदा तक न हो। नरेंद्र भी सोने की तैयारी में था। हम पर हमला हुआ है, हम पर हमला हुआ है, सब भागकर अपनी जान बचाओ। अचानक से एक मजदूर चिल्लाया और नरेंद्र के खेमे में चीख पुकार मच गई। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नरेंद्र जब तक कुछ समझ पाता उसके 2 मजदूर मारे जा चुके थे। अचानक हुए इस हमले से नरेंद्र भी हैरान था, क्योंकि यह हमला महेश चौहान का नहीं था। आखिर वह कौन था जिसने अचानक से नरेंद्र के काफिले पर हमला किया था? क्या नरेंद्र अपने मजदूरों को इस हमले से बचा पाएगा? अरासुर पहाड़ियों में पहुंचने के बाद पहले पड़ाव पर नरेंद्र का काफिला सोने की तैयारियों में लगा हुआ था, तभी अचानक से उन पर हमला हो गया। नरेंद्र अभी कुछ समझ पाता तब तक भगदड़ में उसके 2 आदमियों की मौत हो गई। पहले तो नरेंद्र को लगा कि यह हमला महेश चौहान के आदमियों का होगा, लेकिन जब वह आगे जाकर देखा तो वह हमला एक विशालकाय राक्षसी जानवर का था जो खाने की तलाश में नरेंद्र के काफिले के पास आ गया था। सब लोग पीछे हट जाओ और पेड़ों पर चढ़ जाओ, ये जानवर पेड़ों पर नहीं जाता है। उस राक्षसी जानवर को देखते ही नरेंद्र चिल्लाया। नरेंद्र की बात सुनकर उसके सभी आदमी पेड़ों पर चढ़ गए। नरेंद्र ने देखा कि वह जानवर लगभग 2 मीटर ऊंचा और 4 मीटर लंबा था। सिर पर 3 आंखें की वजह से वह और भी डरावना लग रहा था। उस जानवर का मुंह इतना बड़ा था कि वह एक साथ 3 इंसानों को निगल सकता था। नरेंद्र को अपने सामने खड़ा देखकर वह जानवर सीधे नरेंद्र की तरफ दौड़ पड़ा। तुम्हारे लिए तो मेरा सिर्फ एक वार ही काफी है, नरेंद्र अपना दांत पीसते हुए बोला और उसके सामने बिल्कुल तनकर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ उसकी तलवार की हत्थे पर था। उसने अभी अपनी तलवार नहीं निकाली थी। नरेंद्र के पास पहुंचते ही वह राक्षसी जानवर अपना मुंह खोलकर उसे खा जाने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही वह नरेंद्र के पास पहुंचा उसने एक छलांग लगाई और नरेंद्र के ऊपर ही कूद गया। उसके शरीर के रोएं झाड़ियों की तरह नुकीले और तेज थे। उससे बचने के लिए नरेंद्र एक और हट तो गया, लेकिन उसकी एक बांह उसके शरीर से रगड़ खा गई और नरेंद्र चक्कर खाकर दूर जा गिरा। पहले वार में जानवर से मात खाने के बाद नरेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने एक वार में ही उस जानवर को मार डालने के लिए वायु संपीड़न मंत्र का प्रयोग किया।
नरेंद्र के ऐसा करते ही आसपास की हवा किसी धारदार चाकू की तरह इकट्ठा होकर उस जानवर की तरफ बहने लगी। लेकिन वह राक्षसी जानवर कोई साधारण जानवर नहीं था, वह एक मायावी जानवर था। जब उसने नरेंद्र को मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए देखा तो वायु संपीड़न वार को रोकने के लिए अपनी माया का इस्तेमाल करके अपने आप को गायब कर दिया। उस मायावी जानवर को गायब होते हुए देखकर नरेंद्र हैरान हो गया। वह बोला, ये कैसे हो सकता है? कोई जानवर ऐसे गायब कैसे हो सकता है? नरेंद्र अभी यही सोच रहा था कि अचानक से उसे अपने पीछे एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। नरेंद्र ने घूमकर पीछे देखा तो वह जानवर उसे खा जाने के लिए छलांग लगा चुका था। इधर नरेंद्र भी ऐसे ही किसी मौके की फिराक में था। जैसे ही उस जानवर में अपना मुंह खोला, नरेंद्र ने अपनी तलवार निकालकर उसके मुंह में घुसेड़ दी। तलवार की चोट से उस जानवर के मुंह से ढेर सारा खून बह निकला और नरेंद्र ने एक ही वार में उस राक्षसी जानवर का काम तमाम कर दिया। काफिले के सारे आदमी अपनी सांसें रोके नरेंद्र के इस कारनामे को देख रहे थे। अब नीचे उतर आओ, खतरा टल गया है, नरेंद्र चिल्लाया। लेकिन ये खतरनाक जगह लगती है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। योजक चिन्ह। उधर शहर में महेश चौहान के घर एक नकाबपोश पहुंचा और बोला, मालिक, वह लड़का घाटी में पहुंच चुका है। बहुत खूब। महेश चौहान खुश होते हुए सिक्कों की एक पोटली उसकी तरफ उछालते हुए बोला, तुमने अपना काम कर दिया, ये लो अपना इनाम। उस नकाबपोश ने लपक कर थैली पकड़ ली और कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद महेश चौहान अपने सबसे खास आदमी शेर सिंह की तरफ देखकर बोला, क्या तुम शिकार करने के लिए तैयार हो शेर सिंह? हाँ मालिक। शेर सिंह अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तो कब से उस दुष्ट के खून से अपने हाथ धोने के लिए मरा जा रहा हूँ। उसने और उसकी माशूक ने मुझे सरे बाजार जलील किया था। उसका सिर कलम करके मैं अपनी उस बेइज्जती का बदला लूंगा। आप बस हुक्म कीजिए। तो देर किस बात की? महेश चौहान बोला, तो जाओ और उसका सर मेरे पास लाओ। उसको मारने के बाद हम उसकी खदानों पर कब्जा करेंगे और फिर उसके बाद उस बूढ़े पुरुषोत्तम की बारी आएगी। इन कमबख्तों की वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है। चिंता मत कीजिए मालिक, आपके नुकसान की पाई पाई वसूल होगी। मैं सिंघल परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। मैंने इस काम के लिए खास तौर पर बाहर के लड़ाकों को बुलाया है। ये कहते हुए शेर सिंह ने ताली बजाई और शेर सिंह के इशारा करते ही 40 नकाबपोश सिपाही कमरे में आ गए। उन नकाबपोश सिपाहियों को देखकर महेश चौहान के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। वह शेर सिंह को गले लगा लिया और बोला, वाह मेरे शेर, वाकई तूने साबित कर दिया कि मैंने गीदड़ नहीं शेर पाले हैं। उधर राक्षसी जानवरों के डर से नरेंद्र और उसके आदमी पूरी रात चलते रहे। इस दौरान नरेंद्र ने पहले स्तर के 10 जानवरों को मार डाला था। सुबह होने वाली थी। इस समय वे 2 पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे। इन पहाड़ियों के आसपास कांच की खदानें थीं। ये पहाड़ियाँ इतनी चिकनी थीं कि आम लोग काफ़ी मुश्किल से उस पर चढ़ सकते। यही वह जगह है जिसके बाद से सिंघल परिवार के लोहे की खदानें शुरू होती थीं। नरेंद्र का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आखिरकार हम अपनी खदानों तक पहुंच गए, एक मजदूर खुशी से चिल्लाया। खदानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुषोत्तम सिंघल के छोटे भाई दिवाकर सिंघल की थी। दिवाकर सिंघल की अब तक की पूरी जिंदगी इन्हीं पहाड़ियों में बीत गई थी। दिवाकर सिंघल ने जब इतने बड़े काफिले को अपनी ओर आते हुए देखा तो वे खुश हो गए कि लगता है कि हथियारों के कारखानों का काम पटरी पर लौट आया है। इसी वजह से भाई पुरुषोत्तम ने इतनी बड़ी खेप मंगवाई है। ज्यों ही काफिला खदानों के पास पहुंचा, अचानक से बारिश की बूंदों की तरह आसमान से तीर बरसने लगे। हमला हमला हुआ है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दिवाकर सिंघल पहरेदारों को आगाह करने के लिए चिल्लाए। उनके एक आदेश पर खदान में तैनात पहरेदारों ने अपनी अपनी ढालें निकाल लीं और तीरों को रोकने के लिए सामने खड़े हो गए। दिवाकर सिंघल को हमले की खबर थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार हमला खदान पर ही हो जाएगा। तीरों की बारिश के बाद पहाड़ियों के दोनों किनारों से काले कपड़े पहने करीब 40 लोग बाहर निकल आए। देखने से वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा दिखाई दे रहे थे। उन हमलावरों ने खदान पर जाने वाले रास्ते को रोक दिया। नरेंद्र और उसकी टीम घाटी के बीच में ही फंस गई। हमें क्या करना चाहिए मालिक? मुख्य पहरेदार ने दिवाकर से पूछा। भाई पुरुषोत्तम ने किसी न किसी को हमारी सुरक्षा के लिए जरूर भेजा होगा, उनसे बात हुई थी, दिवाकर धीरे से बोला। तभी हमलावरों के बीच से काले कपड़े में एक आदमी बाहर आया और बोला, सिंघल परिवार के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने हथियार डाल दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोचेंगे। अगर कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो हम उसे मारने में देरी नहीं करेंगे। नरेंद्र को इस हमलावर की आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि वह कौन था। उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। जब नरेंद्र की नज़र उसके हाथ के तीर धनुष पर गई तो वह बुरी तरह से चौंक गया। तुम कौन हो और तुम्हारे पास शून वंश के सिपाहियों का ये धनुष कैसे आया? नरेंद्र ने कड़कती आवाज़ में पूछा। उस हमलावर के हाथ में काले रंग का एक तीर धनुष था। इस तरह के तीर धनुष आमतौर पर शून वंश की सेना इस्तेमाल करती थी।
चौहान परिवार या कुशवाहा परिवार के लिए ऐसे हथियार नहीं हो सकते थे। मतलब साफ था कि इस लड़ाई में कोई और भी उनके साथ था जिसकी पहुंच राज्य की सेना तक भी थी। मैं खास तौर पर तुम्हें ही मारने के लिए यहाँ आया हूँ। नकाबपोश नरेंद्र की तरफ देखकर बोला, तुम सिंघल परिवार के दामाद हो न? भाई पुरुषोत्तम, आपने किसे भेज दिया? ये नकारा इंसान हमारी क्या मदद करेगा? अब तो हमारा मरना तय है। जब दिवाकर ने नरेंद्र को देखा तो उन्होंने अपना सर पीट लिया। दिवाकर सिंघल काफी समय से अरासुर पहाड़ियों में थे और वे नहीं जानते थे कि हाल के दिनों में नरेंद्र कैसे बदल गया था। नकाबपोश की बात सुनकर उसके करीब 15 सैनिकों ने अपने धनुष को नरेंद्र की तरफ घुमा दिया। ये देखकर नरेंद्र एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, बेवकूफ़ी मत करो और मुझे साफ साफ ये बात बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। अगर तुम मुझे शांति से बताओगे तो मैं तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगा। तुम पागल हो गए हो नरेंद्र? उसे उकसाओ मत, चुपचाप बचने की तरकीब सोचो। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दिवाकर सिंघल ने आंखों के इशारे से नरेंद्र से कहा। हाँ हाँ हाँ। नरेंद्र की बात सुनकर हमलावरों का सरदार जोर से हंसा और बोला, बहादुरी और बेवकूफ़ी में बस जरा सा अंतर होता है बच्चे। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी तुम्हें तीरों से छलनी करे देंगे और तुम मुझे जिंदा छोड़ने की बात कह रहे हो। हमवारों के सरदार की बात सुनकर नरेंद्र एक फीकी हंसी हंसा और बोला, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। इतना कहकर नरेंद्र ने अपनी तलवार निकाल ली। नरेंद्र को तलवार निकलते देखकर हमलावरों का सरदार अपने आदमियों से बोला, उसे मार दो। अपने सरदार की बात सुनकर सभी 15 हमलावरों ने नरेंद्र की तरफ तीर छोड़ दिए और पलक झपकते ही 15 तीर नरेंद्र की ओर बढ़े। तीरों को अपनी तरफ आते हुए देखकर नरेंद्र ने अपने हाथ की तलवार को इतनी तेजी से घुमाया कि सारे तीर बीच से कट गए और नीचे गिर पड़े। और पल भर में ही नरेंद्र उन तीर चलाने वाले सिपाहियों के पास पहुंच गया और अगले ही पल वे सभी 15 सिपाही जमीन पर गिरे हुए थे। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उन 15 सैनिकों की लाश और नरेंद्र की तलवार से टपकता हुआ खून दोनों ही इस बात की गवाही दे रहे थे। मैं ये क्या देख रहा हूँ? दिवाकर सिंघल को लगा कि जैसे उन्होंने कोई भूत देखा है। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि चंद महीनों पहले जिस लड़के को अयाशी से फुर्सत नहीं मिलती थी वो इतने ही दिनों में इतना शक्तिशाली योद्धा बन गया है। जब हमलावरों ने सरदार ने देखा कि एक ही वार में उसके 15 सैनिक मारे गए तो वह बाकी सैनिकों को हुक्म देते हुए चिल्लाया, वह दुष्ट बचना नहीं चाहिए, उसे मार डालो। इसके पहले कि हमलावरों के सैनिक कोई हरकत कर पाते नरेंद्र की तलवार एक बार फिर घूमी और इस बार फिर 10 हमलावर मारे गए। अब हमलावरों के सरदार की आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारे पास शून राजवंश के सिपाहियों का धनुष है तो तुमने क्या सोचा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता? नरेंद्र उसका मजाक उड़ाते ही बोला। उधर दिवाकर और खदान के पहरेदारों की सांसें फूल रही थीं। मुख्य पहरेदार नरेंद्र की तरफ इशारा करके धीरे से दिवाकर से बोला, कहीं वह कोई शैतान तो नहीं है? इतनी तेज रफ्तार तो इंसानों की नहीं हो सकती। ऐसी रफ्तार या तो देवताओं में होती है या फिर शैतानों में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बकवास मत करो, वह हमारे परिवार का दामाद है। तुम्हें वह शैतान दिखाई देता है? मुख्य पहरेदार की बात सुनकर दिवाकर गुर्राया, जल्दी से जाकर मोर्चा संभालो, एक भी हमलावर जिंदा नहीं बचना चाहिए। उधर हमलवारों का सरदार इतनी आसानी से अपने आदमियों को मारा जाना देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, दुष्ट लड़के, मैं तुम्हें कुचल कर राख कर दूंगा। तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ दफनाऊंगा। जानते हो हम पर हमला करने की सज़ा क्या है? तुम्हारे परिवार के सभी पुरुषों को मार दिया जाएगा और महिलाओं को कोठे पर भेज दिया जाएगा। हमलावरों के सरदार की यह बात सुनकर नरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गया और एक हाथ से उसके गले को पकड़ लिया। लेकिन वह सरदार भी एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने दांव बदला और नरेंद्र का एक हाथ मोड़कर उसकी गर्दन से अपनी कटार सटा दी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ बच्चे, इस कटार की धार देख रहे हो ना? लेकिन नरेंद्र भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने जेब से एक चाकू निकला और सरदार की बाह में घुस दी। सरदार दर्द से चीख पड़ा और काले कपड़े पहने सरदार की दाहिनी बांह से खून की बूंदें टपक कर जमीन पर बिखर गईं। उधर दिवाकर के पहरेदार बाकी बचे हमलावरों पर टूट पड़े। अपने सरदार को कमजोर पड़ते देखकर हमलावरों का मनोबल टूट गया। उमने से कुछ मारे गए और कुछ ने अपने हथियार डाल दिया। एक बाह जख्मी हो जाने से हमलावरों के सरदार के लिए लड़ना मुश्किल हो गया और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उस सरदार को आत्मसमर्पण करते हुए देखकर नरेंद्र आगे बढ़ा और बोला, जरा अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं भी देखूं कि तुम कौन हो। ये कहते हुए उसने सरदार के चेहरे पर से उसका नकाब खींच दिया। नाकाब हत्ते ही मानो दिवाकर सिंघल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह चिल्ला उठा, नहीं, यह नहीं हो सकता। उधर वह सरदार जोर जोर से हंसने लगा और नरेंद्र की तरफ देखकर बोला, तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए बच्चे। तुम्हें पता नहीं कि तुमने किसे मारा है।
तुमने बम्बीहा सैनिकों को मारा है। भले ही तुम धरती के दूसरे छोर तक भाग जाओ, लेकिन तुम्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मेरे साथी तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम अब अपनी मौत का इंतजार करो बच्चे। कौन है ये बम्बीहा सैनिक? क्या है इनका रहस्य? और इस सैनिकों ने सिंघल परिवार की खदानों पर हमला क्यों किया? क्या नरेंद्र और सिंघल परिवार पर कोई बड़ा खतरा आने वाला है? नरेंद्र ने वहां पर मौजूद सभी सैनिकों को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया था। उधर वो बम्बीहा सैनिकों का सरदार घुटनों पर आने के बावजूद भी नरेंद्र को खुली चुनौती दे रहा था और उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर नरेंद्र के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर चला गया था। नरेंद्र बम्बीहा सैनिकों के सरदार को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है और उसका नकाब हटाता है। बम्बीहा सैनिकों को वहां पर देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई एक दूसरे का चेहरा ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। दिवाकर ने भी घबराते हुए नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, ये कोई आम सैनिक नहीं है, ये शून साम्राज्य के सैनिक हैं और आज तक कोई भी इन सैनिकों का बाल भी बांका नहीं कर पाया है। लेकिन नरेंद्र बाकी सभी की तरह डरने वालों में से नहीं था। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और उस सरदार की तरफ आगे बढ़ने लगा। कोई बात नहीं, ऐसी कई बातें इतिहास में पहली बार होती हैं। शायद आज भी वैसा ही दिन है, और अब ये तो समय ही बताएगा कि अपनी जान बचाने की जरूरत किसे है, नरेंद्र ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। दिवाकर ने एक बार फिर नरेंद्र को समझाया, ये बम्बीहा सैनिक हैं नरेंद्र। इन्हें खास प्रशिक्षण मिलता है जिससे ये पकड़े जाने पर अपना मुंह ना खोलें। इनके मुंह से बातें निकलवाना तो शेर के मुंह से शिकार छीनने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। बम्बीहा सैनिकों का सरदार भी ये सब बातें सुनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और हंसते हुए कहता है, देखो बच्चे, तुम्हारे घर के बुजुर्गों को हमारे बारे में सारी जानकारी है। लगता है पहली बार तुम्हारा किसी बम्बीहा सैनिक से पाला पड़ा है। तुम अभी इसके दुष्परिणामों के बारे में शायद जानते नहीं हो। बम्बीहा सैनिकों के सरदार की तारीफ सुनकर नरेंद्र का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। नरेंद्र ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुमने मेरे 10 गिनने तक मेरे हाथ को अपनी गर्दन से छुड़ा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना कहते ही नरेंद्र ने झट से उसकी गर्दन को दबोच लिया और आकाश को देखकर मन को वश में करने वाले मंत्र का उच्चारण करने लगा। उसके कुछ देर बाद ही आसमान से एक नीली रोशनी बम्बीहा सैनिकों के सरदार के सर पर आकर गिर पड़ी। इस दिव्य रोशनी के पड़ते ही मानो जैसे उसके शरीर के सभी हिस्सों ने एक एक कर काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अपने आप को मरता देख आखिरकार वो सरदार करहाते हुए बोल पड़ा, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नरेंद्र को ऐसा करते देख दिवाकर समेत वहां खड़ा हर एक शख्स सकते में रह गया। उधर महेश चौहान और सार्थक कुशवाहा टकटकी लगाए बैठे थे कि कब पुरुषोत्तम अपने दामाद के मरने की खबर सुनकर खदानों की तरफ जाए और कब वो लोग उसके 5 कारखानों को लूट लें। सार्थक कुशवाहा अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी अचानक से उसका नौकर उससे कहता है, मालिक, हमने सिंघल परिवार के 5 कारखानों पर नजर रखी हुई है, लेकिन अभी तक पुरुषोत्तम शहर छोड़कर खदानों की तरफ नहीं गए हैं और ना ही उनके जाने का कोई आसार नजर आ रहा है। सार्थक मन ही मन सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बम्बीहा सैनिकों के जाने के बाद भी वो नरेंद्र बच कैसे गया? बम्बीहा सैनिकों के वार से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो फिर वो कैसे बच के निकल गया? नहीं, मुझे अभी महेश के पास जाना होगा और पहाड़ियों में क्या हुआ है ये देखने के लिए वहां पर किसी को भेजना होगा। सार्थक दौड़ा दौड़ा महेश के घर जाता है और उसे सारा हाल समझाता है। सार्थक की बात सुनकर महेश भी आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, कहीं इस नरेंद्र को पता तो नहीं चल गया कि बम्बीहा सैनिकों को हमने भेजा है? अगर ऐसा हुआ तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। सार्थक भी महेश की बात में हाँ मिलाते हुए कहता है, सही कह रहे हो तुम। जल्दी से उन पहाड़ियों और खदानों के उस चिकने रास्ते पर चलने वाली हमारी खास सेना को वहां पर भेजो और पता लगाओ कि वो मायावी नरेंद्र बम्बीहा सैनिकों के वार से बच कैसे गया। उधर नरेंद्र ने उस सरदार को पूरी तरह से अपने चंगुल में ले लिया था। नरेंद्र ने भारी गर्जना के साथ उस सरदार से पूछा, अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? बम्बीहा सरदार ने घबराते हुए कहा, मेरा नाम कुबेर है और मैं शून सेना की बम्बीहा बटालियन का सेनापति हूँ। मैं यहाँ जागीरदार के कहने पर आया हूँ। उसी ने आपकी खदानों से सामान लूटने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। नरेंद्र जानता था कि जागीरदार में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बम्बीहा बटालियन के सेनापति को कोई आदेश दे सके, क्योंकि बम्बीहा सैनिक के सेनापति के सामने जागीरदार कुछ भी नहीं है। इसलिए नरेंद्र को कुबेर की बात पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ और उसने कुबेर की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, सच सच बताओ पूरी बात क्या है, नहीं तो मैं इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। नरेंद्र के तेवर देखकर कुबेर समझ जाता है कि ये उसके लिए आखिरी मौका है और अगर अब उसने सब सच नहीं बताया तो नरेंद्र उसे मार डालेगा और वो किसी तोते की तरह सब कुछ बोल देता है, रुको रुको, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ।
जागीरदार और मैंने एक साथ युद्ध का प्रशिक्षण लिया था और हम दोनों ने बहुत सा समय प्रशिक्षण केंद्र में साथ ही गुजारा है। मैं तो अपने काम के सिलसिले में उससे मिलने गया था, लेकिन मेरे वहां आने से पहले ही कुशवाहा परिवार और चौहान परिवार के लोग भी वहां मौजूद थे। उन सभी ने साथ मिलकर आपके सामान को लूटने के लिए मुझे यहाँ भेजा है और इस पूरी साजिश में महेश, सार्थक और जागीरदार तीनों साथ मिले हुए हैं। कुबेर अपने घुटनों पर बैठा होता है और नरेंद्र अपनी तलवार की नोक उसकी गर्दन के चारों तरफ घुमाता है। नरेंद्र जागीरदार की पूरी साजिश को समझ चुका था। नरेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, उन तीनों ने तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मरने के लिए भेजा है। तुम तो सिर्फ एक मोहरा हो। वो चाहते हैं कि तुम हमारे हाथों मारे जाओ, जिससे पूरे नगर में ये खबर फैल जाए कि सिंघल परिवार ने शून साम्राज्य के सैनिकों को मार दिया और पूरा नगर और साम्राज्य सिंघल परिवार का बहिष्कार कर दे। नरेंद्र की बात सुनकर कुबेर अचंभे में पड़ जाता है और अपना सर हिलाते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जागीरदार मेरे बचपन का मित्र है, वो कभी मुझे मरने नहीं देगा। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ़ हो तुम, बहुत बड़े बेवकूफ़। उसने तुम्हें सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया है। अगर वो तुम्हारा इतना ही अच्छा दोस्त था तो वो कभी तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं भेजता। कुबेर नरेंद्र की बात मानने को तैयार नहीं था। कुबेर नरेंद्र की बातों को नकारते हुए अपना सर हिलाता है और कहता है, जागीरदार के बारे में तुम अभी जानते ही क्या हो। अगर उसको पता चल गया कि तुमने उसके मित्र को मारने की कोशिश की है तो वो तुम्हें, तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा साहब भी तुम्हें उसके गुस्से से बचा नहीं पाएंगे। नरेंद्र उसकी बात पर जोर से हंसते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शून साम्राज्य की सेना में तुम्हारे जैसे गधे को भी शामिल किया जा सकता है। कुबेर भी जानता था कि जागीरदार कितना गिरा हुआ आदमी है और वो अपने फायदे के लिए अपने सगे बाप तक को बेच सकता है। ये सारी बातें सुनकर कुबेर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और रोते हुए बोला, जागीरदार मैंने तुझे हमेशा अपना दोस्त माना, लेकिन तूने मुझे यहाँ मरने के लिए भेज दिया। काश कि मैं 20 साल पहले सबको बता देता कि तूने कितने कुकर्म किए हैं तो तू आज जागीरदार के पद पर ना बैठा होता। कुबेर की बात सुनकर नरेंद्र के कान भी खड़े हो जाते हैं और वो कहता है, कौन से कुकर्म? क्या किया था 20 साल पहले जागीरदार ने? नरेंद्र के मुंह से ये बातें सुनकर कुबेर के अधमरे शरीर में जैसे जान आ जाती है और उसे अपने बचने की एक छोटी सी आस नजर आने लगती है। मैं अगर तुम्हें इन सभी कुकर्मों के बारे में बताऊंगा तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। नरेंद्र नर्म लहजे में कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे बताते हो कि जागीरदार ने आज तक क्या क्या किया है तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। नरेंद्र जानता था कि ये जागीरदार की सच्चाई सभी के सामने लाने का बहुत ही अच्छा मौका है। अगर उसके हाथ कुछ ऐसा लग जाता है जिससे उसकी सच्चाई सभी के सामने आ सके तो राजा और प्रजा दोनों के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और जागीरदार के पद से भी उसको हटा दिया जाएगा। कुबेर के मन में आशा की एक नई किरण जागती है और वो बोलता है, जागीरदार ने प्रशिक्षण के दौरान बहुत से लोगों को मारा है और बहुत सी औरतों से दुराचार किया है। आज से 20 साल पहले भी वो मान राज्य की एक लड़की की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठा था और जब उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की ने इनकार कर दिया, जिससे गुस्सा होकर उसने उसके साथ भी दुराचार किया और वहीं मान राज्य के जंगलों में मारकर उसको फेंक दिया और इन सभी कुकर्मों के सबूत भी मेरे पास हैं। कुबेर की बात सुनकर नरेंद्र सोचता है कि जागीरदार का रुतबा खत्म करने का और उसकी सच्चाई सबके सामने लाने का ये सबसे सही मौका है। ठीक है, तुम मुझे वो जगह बताओ जहां तुमने ये सभी सबूत छुपा कर रखे हैं। नरेंद्र ने कहा, शून साम्राज्य के पीछे एक नदी बहती है, उसी के किनारे तिकोने आकार के 3 पेड़ों की एक श्रृंखला है, उसे के नीचे वो सारे सबूत हैं। इससे पहले कि जागीरदार उन तक पहुंच जाए तुम उनको वहां से अपने पास ले आओ। अब पूरे साम्राज्य में सिर्फ एक तुम ही हो जो जागीरदार का सच सबके सामने ला सकते हो। इतना कहते ही कुबेर के शरीर के सारे अंग पूरी तरह से बेकार होने लगते हैं, उसकी आंखों से खून आने लगता है और देखते ही देखते वो नीचे जमीन पर गिरकर मर जाता है। कुबेर नहीं जानता था कि नरेंद्र ने मस्तिष्क नियंत्रक मंत्र के साथ साथ एक और मंत्र पढ़ा था जिससे इसके शरीर में एक जहर घुल गया था। नरेंद्र ने दिवाकर और वहां पर मौजूद खदान के सभी पहरेदारों को आदेश देते हुए कहा, इन सभी को यहां से हटाओ और खून की एक एक बूंद को साफ कर दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई भी बम्बीहा सैनिक का दस्ता यहां पर आया था, नहीं तो इसका सारा दोष सिंघल परिवार के ऊपर उड़ेल दिया जाएगा। कुबेर को मारकर नरेंद्र अपने साथियों को लेकर आगे खदान की तरफ बढ़ता है और सबको चौकन्ना होने के लिए कहता है, सभी सावधानीपूर्वक चलें, आगे और भी खतरा हो सकता है। नरेंद्र को अंदेशा था कि कोई ना कोई उनका पीछा करते हुए यहाँ जरूर आएगा। महेश, सार्थक और जागीरदार ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो सिंघल परिवार को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अल्पविराम। महेश और सार्थक भी नरेंद्र की खोज में अपने खास पहाड़ी दस्ते को उन खदानों की ओर भेज देते हैं। महेश की सेना के इस दस्ते में कुछ खास सिपाही थे जो उन पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। सार्थक महेश को तसल्ली देते हुए कहता है, चिंता मत करो महेश, अगर वहां के मायावी जानवरों और कुबेर से नरेंद्र बच भी जाता है तो हमारे ये खास सिपाही उसे नहीं छोड़ेंगे।
वो कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, वो इन सिपाहियों से बच नहीं पाएगा। महेश शेर सिंह की तरफ देखकर कहता है, शेर सिंह तुम भी अपने दस्ते के साथ उन पहाड़ियों पर जाओ और अपनी तलवार से उस मायावी नरेंद्र का सर काटकर ही घर वापस आना। महेश की ये बात सुनकर बराबर में खड़ा सार्थक अचंभे में पड़ जाता है। सार्थक जानता था कि महेश शेर सिंह को एक ऐसे दलदल में धकेल रहा है जहां से उसका जिंदा वापस आना बेहद मुश्किल है। महेश ने जोर से शेर सिंह को आवाज लगाते हुए कहा, शेर सिंह पहाड़ियों पर जाने की तैयारी करो। आज रात ही मयंक के साथ पहाड़ियों के लिए हम निकलेंगे। मयंक चौहान महेश चौहान का भाई था, जो सही या गलत हर फैसले में अपने भाई महेश चौहान का साथ देता था। शेर सिंह बिना कुछ सोचे समझे मयंक चौहान और अपने साथियों के साथ पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाता है। रात बहुत हो गई है, आज रात हम यहीं पर आराम करेंगे, शेर सिंह ने अपने सैनिकों से कहा। सभी सैनिक और शेर सिंह अपने तंबू के पास उन पहाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं कि अचानक से एक काली परछाई शेर सिंह के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर शेर सिंह समेत वहां पे मौजूद सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी सैनिकों में हड़कंप मच जाता है। शेर सिंह के पीछे और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र था। अब क्या होगा शेर सिंह का? क्या नरेंद्र शेर सिंह को यहीं पहाड़ियों में मार देगा? क्या जागीरदार के कुकर्मों के सबूत तक नरेंद्र पहुंच पाएगा? रात का समय था और शिविर में अंदर बैठे लोगों को कुछ भी खबर नहीं थी। वो काला साया धीरे से एक एक करके शेर सिंह के लोगों को मार रहा था। आधे घंटे में उस काले साए ने 9 लोगों को मार दिया। शेर सिंह, तुम कहाँ हो? मयंक चौहान जोर जोर से चीख रहा था। किसी अनहोनी की डर से उसके पैर कांप रहे थे। उसका चिल्लाना सुनकर तंबू के अंदर से उसके 2 और साथी बाहर आए और बोले, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? साथियों की बात सुनकर मयंक बोला, शेर सिंह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मयंक के साथ उसके साथी भी शेर सिंह को ढूंढने लगे, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें शेर सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। मयंक बोला, अजीब बात है, अचानक से वो गायब कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ राक्षसी जानवर घुस आए हों? नहीं, यहाँ से बस्ती काफी नजदीक है, इधर राक्षसी जानवर नहीं आते। मयंक की बात सुनकर उनका एक साथी, जिसकी उम्र बाकियों से थोड़ी ज्यादा थी, वो बोला। तभी तंबू के भीतर से उनका एक साथी दौड़ते हुए आया और बोला, सिर्फ शेर सिंह ही नहीं, हमारे करीब 10 साथी भी गायब हैं। क्या? मयंक के चेहरे की सल्टें और गहरी हो गईं। वो बोला, हमारे लोग इस तरह से कैसे गायब हो सकते हैं? सिर्फ जितने लोग यहाँ हैं बस इतने ही बचे हैं। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। आसपास बिल्कुल अंधेरा था। तभी अचानक से मयंक को अपने पीछे झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? मयंक चौहान ने हिम्मत जुटाकर बोला। कोई आवाज़ नहीं आई। लगता है कि कोई खतरनाक जानवर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, सब लोग एक साथ रहो। मयंक चौहान की बात सुनकर सभी साथियों ने एक गोल घेरा बना लिया और अपने हथियार निकाल लिए। ये कोई राक्षसी जानवर नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मुझे लगता है कि कोई हम पर घात लगाकर हमला कर रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी बोला, आज तक मैंने किसी राक्षसी जानवर को इस तरह से इंसानों को हड्डियों के साथ निगल जाते हुए नहीं देखा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जरूर उन झाड़ियों के पीछे कोई हमलावर छुपा हुआ है। तुम कौन हो? डरपोक कहीं के, छुप कर वार कर रहे हो? दम है तो सामने से आकर वार करो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मयंक चौहान झाड़ियों की तरफ देखकर अनजान हमलवार को ललकारते हुए बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनके तंबू के पास जल रहा अलाव भी अब धीरे धीरे बुझने लगा था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आसपास जाकर थोड़ी सूखी लकड़ी लाकर उसमें डाल दे। कुछ देर में ही अलाव भी बुझ गया और वहां घुप पर अंधेरा छा गया। अलाव बुझते ही अचानक से उन्हें पत्तियों की एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर अपने पैर घिसटाते हुए चल रहा हो। हमें घेरा मंत्र पढ़ना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। अगर वो कोई राक्षसी जानवर होगा तो घेरा कवच नहीं तोड़ पाएगा, उस बूढ़े आदमी ने समझाते हुए बोला। नहीं, मयंक सूखे हुए हलक से बोला, अगर वो कोई इंसानी हमलावर निकला तो एक साथ रहना खुदकुशी करने जैसा होगा। लेकिन बेटा, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर हम इस जंगल में बिखर गए तो इसके लिए हमारा शिकार करना और भी आसान हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, ठीक है, हम घेरा कवच बनाएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। मयंक के ऐसा कहते ही सभी इकट्ठा होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए और मयंक मंत्र पढ़ने लगा। ऐसा करने से एक फायदा और हुआ, एक दूसरे का हाथ पकड़ने से उनकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। मंत्र पढ़ने के बाद मयंक बोला, भोर होने में सिर्फ एक पहर बाकी है। हमें बस सुबह होने तक जिंदा रहना है। मौत का इंतजार करना सबसे डरावनी चीज होती है। उन्हें एक एक पल एक साल के बराबर लग रहा था। तभी अचानक से हवा का एक झोंका आया और मयंक के बगल में खड़ा एक और आदमी मारा गया। जब घेरा कवच के अंदर भी मयंक के एक साथी की मौत हो गई तो ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं था कि हमलावर कोई जानवर नहीं, इंसान है। ये कैसा खेल खेल रहे हो? तुम जो भी हो, सामने आओ।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं जानता हूं कि तुम एक इंसान हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार मयंक की आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। तभी अचानक मयंक को दूर पेड़ के नीचे एक साया दिखाई दिया। साये के हाथ में एक चाकू चमक रहा था। उसी चाकू से निकली रोशनी की वजह से वो साया हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। वो साया मयंक का सवाल सुनकर बोला, तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इतना बिगाड़ा है कि तुम्हारी जान की कीमत भी उसके आगे कम है। मयंक को उस साये की आवाज़ जानी पहचानी लगी। वो आवाज़ सुनकर मयंक का सारा खौफ खो गया और वो उस आवाज़ के बारे में सोचने लगा। उसने फिर पूछा, तुम बताते क्यों नहीं कि कौन हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बेशक जानते हैं। इतना कहकर वो साया हंसा और फिर बोला, तुम लोग इतनी देर से मुझे ढूंढ रहे हो और मुझे पहचानते भी नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साये का जवाब सुनकर मयंक की त्योरियां चढ़ गईं और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, हाँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये मैं ही हूँ। इतना कहकर उस साये ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। उस तलवार से निकल रही रोशनी में इस साये का चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। उस चेहरे को देखते ही मयंक और उसके सारे आदमी ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर अपना अपना हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। वो चेहरा नरेंद्र का था। तुमने पूरी रात हमें डराया, मेरे साथियों को मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मयंक ने गुस्से में अपना खंजर निकालकर आगे बढ़ना चाहा। लेकिन इसके पहले कि वो आगे बढ़ पाता अचानक से उसके पांव ठिठक गए। इसके पहले कि मयंक नरेंद्र की तरफ बढ़ पाता खुद नरेंद्र के पास आ गया और अपने हाथ की तलवार से उसके बगल में खड़े एक साथी को बीच से 2 टुकड़ों में काट डाला और उसकी लाश को विलोपित मंत्र की सहायता से गायब कर दिया। नरेंद्र को ये सब करने में सिर्फ पलक झपकाने भर का वक्त लगा। ये देखकर उसका मुंह खुला रह गया। वो बोला, ये तो सिंघल परिवार का सबसे नकारा दामाद था न। ये रातों रात इतना शक्तिशाली योद्धा कैसे बन गया? नरेंद्र मयंक के एकदम सामने खड़ा था। अपनी मौत को इतने करीब देखकर मयंक अपने साथियों की तरफ देखकर चिल्लाया, तुम लोग बिखर जाओ और जल्दी से जाकर महेश भैया से बताओ। ये अकेला है, एक बार में एक ही से लड़ सकता है, मैं इसे संभालता हूँ। मयंक की बात सुनकर बाकी बचे उसके साथी अलग अलग दिशाओं में भाग गए और मयंक ने नरेंद्र का रास्ता रोक लिया। मयंक को ऐसा करते हुए देखकर नरेंद्र बोला, तुम चाहे जहां भाग जाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आज की रात तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। ये कहते हुए नरेंद्र प्रतिलिपि मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र खत्म होते होते वहां 3-3 नरेंद्र दिखाई देने लगे। नरेंद्र के वे तीनों साये असली नरेंद्र के समान ही फुर्तीले थे। पलक झपकते ही नरेंद्र के तीनों सायों ने मयंक के सभी साथियों को मार दिया। ये देखकर मयंक की आंखें लगभग बाहर आ गईं। अब तुम्हारी बारी है। नरेंद्र ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ मयंक की तरफ देखा। तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मेरे परिवार पर हमला करने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम तो मरोगे ही और तुम्हारे ससुर को भी मौत की सजा मिलेगी। मयंक पीछे हटते हुए बोला, मैं अंजाम सोचकर अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं करता। नरेंद्र भी एक एक कदम मयंक की तरफ बढ़ते जा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। एक शर्त पर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अचानक से कुछ सोचते हुए नरेंद्र बोला, अगर तुम मुझे अपने परिवार की अगली चाल के बारे में बताओगे तो भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र की बात सुनकर मयंक बोला, हा हा हा, जिद। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मयंक की बात सुनकर नरेंद्र बोला, जिद हमेशा बुरा अंजाम देती है भाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? ये कहते हुए नरेंद्र जोर से मयंक की तरफ उछला और हवा में अपनी तलवार घुमाई और मयंक की एक दर्दनाक चीख उस घने जंगल में गूंज उठी, आह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मेरे पैर। नरेंद्र तलवार लिए उसके सामने खड़ा था। उसकी तलवार से ताज़ा लाल खून टपक रहा था। चौहानों की अगली चाल क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र अपनी तलवार को मयंक के एक कंधे पर रखते हुए बोला, बताओ नहीं तो अगली बारी तुम्हारे बाजू की है। मुझे क्या पता, मेरा भाई हर काम मुझसे पूछकर थोड़ी न करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मयंक दर्द से चिल्लाते ही बोला, लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। नरेंद्र की तलवार एक बार फिर हवा में लहराई और मयंक का एक बाजू भी कटकर उसके सामने गिर गया। आह, तुम सारी हदें पार कर रहे हो। तुम आदमी हो या शैतान? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मयंक दर्द से छटपटा रहा था। मेरे पास बहुत समय है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो हर सवाल के बाद तुम्हारा एक अंग तुम्हारे जिस्म से जुदा हो जाएगा। नरेंद्र उसके दूसरे कंधे पर तलवार रखते हुए बोला, रुको बताता हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, रुको। मयंक बोला। भयंकर दर्द की वजह से वो टूट गया। दोनों पैर और एक हाथ कट जाने के बाद अब उसका मरना तो तय था। इसलिए वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं ऐसे तड़प कर नहीं मरना चाहता। प्लीज़ मुझे आसान मौत दो। नरेंद्र ने उसके कंधे से तलवार हटा ली।
तलवार हटने के बाद थूक गटकते हुए मयंक बोला, हमें यकीन था कि रेवती के न होने की वजह से पुरुषोत्तम तुम्हें ही खदान से लोहा लाने के लिए भेजेगा, इसलिए हमने तुम्हें मारने के लिए बम्बीहा सैनिकों को भेजा था। ये सब मुझे पता है। नरेंद्र दहाड़ा, मुझे तुम्हारी आगे की साजिश जाननी है। मयंक बोला, हम तुम्हारे परिवार की खदान पर कब्जा करने वाले हैं। अगर हम कब्जा करने में कामयाब नहीं होंगे तो तुम्हारी खदानों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे आदमी कब तक मेरी खदानों तक पहुंचेंगे? नरेंद्र का अगला सवाल था। 2 दिन पहले ही वे निकल चुके हैं। इस बार तुम्हारी खदान नहीं बचने वाली है, क्योंकि इस बार महेश भाई ने कोई आम सैनिक नहीं बल्कि रफ्तार गुट के योद्धा भेजे हैं। मयंक ने जवाब दिया। उसकी सांसें कमजोर हो चली थीं। उसका काफी खून बह चुका था, इसलिए उसके मुंह से साफ साफ आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। जब नरेंद्र ने रफ्तार गुट का नाम सुना तो एक पल के लिए चौंक गया। रफ्तार गुट एक तरह का शिकारी संगठन था, लेकिन इसके मालिक गोधू ने शिकारी संगठन को आड़ में इसे एक प्राइवेट आर्मी बना दिया था। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। किसी की जान लेना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। इस संगठन के सैनिकों के बारे में अफवाहें थीं कि इन सैनिकों को भेड़िए का दूध पीने को दिया जाता था ताकि वे भेड़ियों की तरह खूंखार बन सकें। कुछ देर तक रुक मयंक फिर बोला, तुम्हें जो चाहिए था मैंने बता दिया, लेकिन मेरी इस जानकारी से अब तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी खदानों तक पहुंचोगे तब तक तो योद्धाओं ने खदान को लूट लिया होगा। वो मरने वाला था फिर भी हंस रहा था। नरेंद्र की तलवार एक बार फिर घूमी और मयंक का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। मयंक को मारने के बाद नरेंद्र ने सभी लाशों को ठिकाने लगा दिया ताकि वहां क्या हुआ था ये किसी को पता न चल पाए। नरेंद्र के खदान पर कब्जा करने के लिए महेश के आदमी 2 दिन पहले ही निकल गए था, इसलिए अपनी खदान को बचाने के लिए नरेंद्र को चौहान के भेजे आदमियों से पहले पहुंचना था। उधर शाम ढलने के बाद नरेंद्र के परिवार के खदानों से करीब 200 मीटर दूर रफ्तार गुट के सैनिकों ने अपना पड़ाव डाला था। गोधू अपने तंबू से बाहर खड़ा होकर सिंघल परिवार की खदान की तरफ देख रहा था। तभी उसके पीछे तंबू में से महेश चौहान और सार्थक कुशवाहा निकल कर आए और गोधू से पूछा, हमला करने के पहले तुम्हें खदानों की जासूसी करवानी चाहिए। मैं भेड़ियों के साथ पला बड़ा हूं महेश, चालाकी मेरी रग रग में है। मेरे 15 आदमी पहले से ही उस खदान में मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। इतना कहने के बाद गोधू महेश की तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें क्या लगा 3 दिनों से हम यहाँ बैठकर खाक छान रहे हैं? योजक चिन्ह। इधर मयंक से चौहानों की साजिश जानने के बाद नरेंद्र तुरंत खदानों की तरफ भागा। दौड़ने में उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी कि वो एक दिन से कम समय में खदानों तक पहुंच सके। एक बार के लिए तो उसने खदानों तक पहुंचाने के लिए द्रुत मंत्र का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसने विचार त्याग दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद उसे युद्ध भी लड़ना था और ये मंत्र जिस्म की सारी ताकत को निचोड़ लेता है। नरेंद्र के शरीर में जितनी जान थी वो उसने अपनी दौड़ में लगा दी। वो बेतहाशा दौड़े जा रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र आसमान में पड़ी। नरेंद्र बेतहाशा दौड़ा भागा जा रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक से आसमान पर पड़ी। आसमान में नजर जाते ही वो ठिठक गया और उसके कदम रुक गए। नरेंद्र ने आसमान में ऐसा क्या देख लिया था? क्या नरेंद्र वक्त रहते खदानों तक पहुंच पाएगा, या फिर इस हमले में सिंघल परिवार अपनी खदानों को गंवा देगा? अगर स्टोरी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद।